सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने स्टार्ट किया था एप्लीकेशंस ऑफ इंड एस, राइट। एप्लीकेबिलिटी, बेसिकली एप्लीकेबल किसको किसको है। तो ऑब्वियसली हमने कुछ डिस्कशन कर लिया था ऑलरेडी, जितना भी चैप्टर में है हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि कुछ क्वेरीज माइंड में रहेंगे, मैं क्वेरीज भी ले लूंगा इसमें एंड एक बार रिवाइज कर लेते हैं एग्जैक्टली हमने क्या क्या पढ़ा था, राइट। सो वी वर हैविंग टोटल ऑफ 5 डेट्स, 5 डेट्स थे। कौन से डेट्स थे बेटा? 1/4/2015, next 1/4/2016, again 1/4/2017, 1/4/2018 and 1/4/2019। यहां तक अपना डेट्स थी, राइट। अगर हम बात करें सो दीज डेट्स, जो पहले 3 डेट्स थे, दीज वाज फॉर कंपनीज। ये कंपनीज था। कंपनीज कौन से वाले? अदर देन, यस, अदर देन बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एनबीएफसी। इंश्योरेंस और बैंकिंग के लिए अभी भी छोड़ दिया उन्होंने, अभी भी डिफर किया है क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस फॉर दैट। सो अब तक उनका डेट आया नहीं है, मतलब उनके लिए अब तक इंड एस एप्लीकेबल नहीं है। और ये जो 2 डेट्स थे, ये किसके लिए है? एनबीएफसी के लिए, ठीक है। ये 2 डेट्स है अपने एनबीएफसी के लिए। तो अब हमने क्या किया, 1/4/15 से स्टार्ट किया इंड एस एग्जैक्टली। तो अगर किसी को वॉलंटरी अप्लाई करना है, वॉलंटरी, तो वो क्या करेगा? 1/4/15 से अपने आप को वॉलंटरी कर लेगा, राइट। अच्छा, ये लिस्टेड होना चाहिए, अनलिस्टेड होना चाहिए? वॉलंटरी में लिस्टेड या अनलिस्टेड? तो आंसर है कोई भी चलेगा, इसको में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो कंपनी है विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस एक्ट, तो उसके अंदर उसको वॉलंटरी अगर रजिस्ट्रेशन लेना चाहे तो वो बिल्कुल ले सकता है 1/4/15 में। लेकिन कंपनीज कौन से हैं ये? अदर देन, राइट। इट इज अदर देन बैंक, एनबीएफसी एंड इंश्योरेंस कंपनीज, इनके लिए नहीं बनाया गया। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ये अदर देन है, ओके। उसके बाद अगर 1/4/16 में है तो उन्होंने यहां पे मैंडेटरी फेस कर दिया। यहां पे उन्होंने क्या कर दिया? मैंडेटरी कर दिया। मतलब अगर आपको नेटवर्थ क्रॉस हो रहा है एक थ्रेशोल्ड लिमिट पे, तो आपको मैंडेटरी हो जाएगा, आपको इंड एस एप्लीकेबल रहेगा ही रहेगा, राइट। 1/4/16 के लिए कंडीशन क्या थे, प्लीज बताइए। व्हाट वाज द कंडीशन फॉर 1/4/16? यस, इट मे बी लिस्टेड और अनलिस्टेड, इट हार्डली मैटर्स, राइट। अगर आपका नेटवर्थ ग्रेटर देन इक्वल टू 500 करोड़ है तो आपको एप्लीकेबल रहेगा ही रहेगा। अब सवाल उठता है ये नेटवर्थ कब चेक करना चाहिए, कब से चेक करना है अपने को? तो 2 साल पहले का, राइट। 2 साल पहले मतलब कहां से चेक करेंगे? 2014 से। दैट मीन्स नेटवर्थ विल बी चेक्ड फ्रॉम 31 मार्च 2014। तो अगर मैं आपको बोलूं 31 मार्च 14 पे मेरा नेटवर्थ था सिर्फ 200 करोड़, 15 पे 500 और 16 पे वापस 300 हो गए। एप्लीकेबल है या नहीं है? द आंसर इज यस, क्योंकि तीनों साल में से एक में भी एप्लीकेबल हो गया तो आपको 1/4/16 से मैंडेटरी आपको रजिस्टर करना ही पड़ेगा, मतलब आपको इंड एस एप्लीकेबल रहेगा, राइट। 1/4/17 पे आ गए। 1/4/17 पे क्या था, प्लीज बताइए। 1/4/17 पे तो इट वॉज लिस्टेड हो तो आपको एप्लीकेबल है, फिर आपका नेटवर्थ नहीं चेक किया जाएगा, राइट। इफ यू आर लिस्टेड, सो आई विल से ऑल लिस्टेड कंपनीज, राइट। और बी पॉइंट क्या था? यस, अनलिस्टेड कंपनीज के लिए कंडीशन क्या थी? नेटवर्थ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 250 करोड़। अगर आप अनलिस्टेड हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका नेटवर्थ 250 करोड़ से ऊपर है या 250 करोड़ भी है तो आपको इंड एस एप्लीकेबल रहेगा। यहां तक पॉइंट एकदम क्लियर हो गया था, राइट। अब सवाल है कब से एप्लीकेबल रहेगा, कब से एप्लीकेबल रहेगा? तो जो 31 मार्च पे आपका कंप्लीट हुआ, लेट्स से आई कंप्लीटेड ऑन 31 मार्च 19, तो आपका 1 अप्रैल से इंड एस चालू हो जाएगा। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2020 का जो आपका ईयर रहेगा दैट विल बी एज पर इंड एस। लेकिन जो आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट देना पड़ेगा वो भी इंड एस के हिसाब से देना पड़ेगा, मतलब पिछले साल का डेटा भी आपको इंड एस के हिसाब से कंपैरेटिव स्टेटमेंट देना पड़ेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, राइट? इतना हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने एनबीएफसी पढ़ा। एनबीएफसी के लिए देयर इज नो वॉलंटरी, राइट। अपन ने क्या बात किया था? एनबीएफसी के लिए देयर इज नो वॉलंटरी, वॉलंटरी है ही नहीं। मतलब आपको आप चाहो भी तो इंड एस एप्लीकेबल नहीं रहेगा आपको, आप सिर्फ अप्लाई कर सकते हो एज पर योर नेटवर्थ, राइट, एज पर योर नेटवर्थ। तो अगेन वॉलंटरी हटा दिया गया। क्या ये मैंडेटरी है? क्या ये दोनों डेट्स मैंडेटरी है? द आंसर इज यस, ये दोनों डेट्स मैंडेटरी है। अगर हम मैंडेटरी की बात करें
तो व्हाट वाज द फर्स्ट कंडीशन 1418 की? सेम कंडीशन, मतलब कहना चाहिए कॉपी पेस्ट कंडीशन थी यहाँ पे, राइट। और 1419 के लिए कंडीशन क्या थी? अगेन सेम कॉपी पेस्ट कंडीशन। मतलब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन एक ही चीज अलग आई, नेटवर्क कब से चेक किया जाएगा। इसमें नेटवर्क अगेन 2 साल पहले 1418 है तो कब से स्टार्ट किया जाएगा? 31 मार्च 16, 17 एंड 18। ये 3 साल में आपका नेटवर्क अगर कभी भी 500 करोड़ के ऊपर गया तो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, मतलब आपको इंडिया से एप्लीकेबल रहेगा। क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? इसके बाद हमने देखा एसएमई को एप्लीकेबल नहीं है, राइट। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है उनको एप्लीकेबल नहीं है। और अगर हम आगे बात करें तो फिर मैंने बताया आपको कि ज्वाइंट, अगर आप कोई भी कंपनी हो तो आपका पेरेंट, आपका सब्सिडरी, आपका एसोसिएट, आपका ज्वाइंट वेंचर, हर एक को इंडिया से एप्लीकेबल रहेगा। लेकिन मैं बात कर रहा था डायरेक्ट की, मैं किसकी बात कर रहा था? डायरेक्ट, राइट। अब हम एग्जैक्टली बात करते हैं और क्या करेंगे। अगर मैं यहां पे ए लिमिटेड की बात करूं, और प्लीज ध्यान देना ए लिमिटेड है, उसके बाद हमारे पास 2 कंपनीज और हैं, बी और सी, जो दोनों ए के सब्सिडरीज हैं। बी कौन है? सब्सिडरी ऑफ ए, और सी भी सब्सिडरी ऑफ ए है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बी एंड सी? दो आर नोन एज द फेलो सब्सिडरी, राइट। बी का एक और सब्सिडरी है, बी का एक और सब्सिडरी है, एंड वो है डी। दिस इज सब्सिडरी ऑफ बी, राइट। तो कल मैंने जो एग्जांपल दिया था पहले वहां से बात करते हैं और फिर मैं उसको चेंज भी करूंगा, ठीक है। इफ आई से बी को इंड एस एप्लीकेबल है, तो मैंने आपको क्या बोला? उसका पेरेंट, उसका सब्सिडरी, उसका एसोसिएट, उसका जॉइंट वेंचर, सबको एप्लीकेबल, राइट। तो किसको किसको एप्लीकेबल रहेगा ये केस में? ए और डी, लेकिन सी को एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो सी के लिए आंसर क्या लिखोगे आप? सी के लिए व्हाट विल बी द आंसर फॉर सी? प्लीज टेल मी। सी के लिए अगर स्टैंड अलोन रहेगा तो उसको एएस बनाना पड़ेगा, बट फॉर कंसल्टेशन पर्पस इट विल हैव टू फर्निश द डेटा एज पर इंड एएस। क्या ये पॉइंट क्लियर है, राइट? क्या सी वॉलंटरी में जा सकता है? यस, अगर वॉलंटरी में जाना चाहे तो बिल्कुल जा सकता है, बट अगर वो बोलता है नहीं सर मेरे को नहीं करना है, तो उसको डबल काम करना पड़ेगा, खुद का स्टैंड अलोन बनाना पड़ेगा। कैसे? एएस के हिसाब से। और अगर आपको डेटा फर्निश करना है ए को, तो आपको सीधी बात है आपको इंड एएस फॉलो करना पड़ेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब सवाल उठता है सर व्हाट इफ ये तीनों को एप्लीकेबल नहीं था, मतलब इन तीनों का नेटवर्क थ्रेशोल्ड कंप्लीट नहीं हो रहा था, लेकिन इसका थ्रेशोल्ड कंप्लीट हो गया। किसका? डी का। क्या डी को इंड एएस एप्लीकेबल है? यस, डी को इंड एएस एप्लीकेबल है। अब अच्छे से सुनना, अगर डी को इंड एएस एप्लीकेबल है तो ऑब्वियस सी बात है उसके पेरेंट को डी की वजह से हो जाएगा। अब हु इज द पेरेंट फॉर डी? बी, तो बी को एप्लीकेबल हो जाएगा इंड एएस, राइट। एंड व्हाट इज ए इन रिस्पेक्ट ऑफ डी? अल्टीमेट पेरेंट। आइडियली इसके बारे में ये मतलब इंड एएस ने कुछ बोला ही नहीं है क्या करना है, क्लैरिफिकेशन में नहीं है, बट ट्रूली स्पीकिंग अल्टीमेट पेरेंट को भी इंड एएस एप्लीकेबल रहेगा, राइट। अच्छा, व्हाट इफ सी को रहेगा क्या? द आंसर इज नहीं, क्योंकि सी तो बी का फेलो सब्सिडरी, राइट। तो सी को आज भी एप्लीकेबल नहीं रहेगा। मतलब हम अगर ऊपर के ऊपर, दैट इज पेरेंट से और ऊपर आए, जिसको हम अल्टीमेट पेरेंट बोलते हैं, उसको एप्लीकेबल रहेगा जस्ट बिकॉज ऑफ डी। अब मुझे बताओ, अगर ए को एप्लीकेबल हो गया तो उसकी सब्सिडी को एप्लीकेबल होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं डायरेक्ट रिलेशन की बात कर रहा था। अगर आप डायरेक्ट की बात करोगे तो एप्लीकेबल रहेगा, किसी और की वजह से अगर मैं फॉलो कर रहा हूं, किसी और की वजह से, तो फिर मैं वापस सी पे नहीं आऊंगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अच्छा, एक क्वेरी कल आई थी मेरे पास और वो अच्छी क्वेरी थी, क्वेरी बहुत अच्छी थी, प्लीज ध्यान देना अभी। तो हुआ ऐसे कि वापस डी पे आते हैं, इस बार ना हम इसको इंड एएस एप्लीकेबल करते हैं। इंड एएस किसको एप्लीकेबल है? सी को। तो प्लीज बताइए बी को एप्लीकेबल रहेगा क्या? बी को नहीं। ये डी को एप्लीकेबल रहेगा क्या? नहीं। लेकिन क्या उसके पेरेंट, डायरेक्ट पेरेंट को रहेगा क्या? यस, इसको एप्लीकेबल है। अब ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या ऐसा हो सकता है कि एज ऑफ नाउ ए पेरेंट है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसने अपना होल्डिंग निकाल दिया, उसने अपना पूरा स्टेक निकाल लिया, तो अब सी को तो एप्लीकेबल रहेगा ही रहेगा, क्योंकि सी से उसने पूरा स्टेक निकाल लिया। अब सी इज नो मोर द सब्सिडरी। 2 साल उसने इंड एएस फॉलो किया, उसके बाद सी से होल्डिंग हटा दिया, पॉसिबल है, राइट। मैंने पूरा सी का हिस्सा बेच दिया, किसी और को अच्छा काम मिल रहा था, प्लस मेरा सी में इंटरेस्ट हट गया था, मैंने बेच दिया। अब सी इज नो मोर द सब्सिडरी, या फिर थोड़ा बहुत स्टेक रहेगा मेरा 5-10% का, राइट। प्लीज बताओ ए को इंड एएस आज भी एप्लीकेबल रहेगा क्या? क्यों? वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल, ये वाला रूल आज भी वैलिड रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? बिकॉज एएस अगर आपने जिंदगी में कभी भी एक आध बार अप्लाई किया होगा तो फिर भूल जाना कि वापस एएस पे आ सकते हो आप, आपको इंड एएस एप्लीकेबल रहेगा ही रहेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको?
राइट। तो ये वाली चीज एकदम क्लियर हो गई। यस ज्योति, और कोई क्वेरी है बेटा इसके अंदर आपकी? बोलो। सबको एप्लीकेबल, ये तो पेरेंट है ना बेटा, ये तो अल्टीमेट पेरेंट है। अल्टीमेट पेरेंट को हुआ तो कहना है से उसके सारे सब्सिडीज को होगा, बिकॉज क्या बी सब्सिडरी है? यस। क्या सी सब्सिडरी है? यस। क्या डी भी उसी की सब्सिडी मानी जाएगी ना? आंसर इज यस, राइट। मेरी सब्सिडी की सब्सिडी ऑल्सो मेरी सब्सिडी, समझ में आ रहा है? तो ये सब मेरे सब्सिडीज है, तो इन सबको इंड एएस एप्लीकेबल रहेगा ही रहेगा। चलो ये पॉइंट क्लियर है क्या सबको? एक बार डेट्स बताएंगे क्या फिर से? मुझे अच्छे से डेट्स बता दो। 1415 वॉलंटरी, राइट। मतलब अगर आपकी इच्छा है तो ओके। 1416 1417 क्या था? दे वर मैंडेटरी। 1416 क्या था? फेज वन क्या था? लिस्टेड और अनलिस्टेड नेटवर्थ ग्रेटर देन इक्वल टू 500 करोड़। फेज 2 में कब आएंगे? ऑल लिस्टेड कंपनीज एंड अनलिस्टेड नेटवर्थ ग्रेटर देन इक्वल टू 250 करोड़, राइट। ओके। अपन ने कल एनबीएफसी के बारे में बात किया था। अब एक जो ट्विस्टेड पॉइंट था वो अपन ने बात नहीं किया। अच्छा पहले मैं रेगुलर वाली बात कर लेता हूं, फिर अपन वो ट्विस्ट वाली बात करेंगे। ये ए लिमिटेड है विच इज अ रेगुलर कंपनी, ओके, दिस इज अ कंपनी एंड उसका एक सब्सिडरी है, उसका एक सब्सिडरी है विच इज बी लिमिटेड, राइट। और ये एनबीएफसी है, ये एनबीएफसी है। इसने फर्स्ट टाइम इंड एएस अप्लाई किया था 31 मार्च 2018 में, मतलब कहने से 2017-18 में, 17-18 मतलब फर्स्ट टाइम उसने इंड एएस अप्लाई किया था 31 मार्च 18 में। इसका सीधा मतलब है 1417 में ये एप्लीकेबल रहा होगा। तो 1417 क्या डेट थी एक बार याद दिलाओ? 1417 व्हाट वाज द डेट? फेज 2। तो या तो ये लिस्टेड कंपनी रही होगी या तो ये अनलिस्टेड रही होगी जिसका नेटवर्थ बढ़ गया होगा 250 करोड़ से। क्या ये पॉइंट क्लियर है? राइट। अब मुझे बताइए, क्या पेरेंट कंपनी अगर फर्स्ट टाइम इंड एएस फॉलो कर रही है, क्या एनबीएफसी जब बी लिमिटेड जो उसकी सब्सिडरी है क्या उसने भी फॉलो करना चाहिए था? आइडियली अगर आप रिश्ता देखोगे सर सब्सिडरी फॉलो करना चाहिए, लेकिन ये एनबीएफसी है, राइट। एनबीएफसी के लिए हमने क्या रूल सीखा था? उसका क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा। तो चलो एनबीएफसी का क्राइटेरिया चेक करते हैं। प्लीज बताइए एनबीएफसी कब इंड एएस में आई? 1418 में कैसे आएगी जल्दी बताओ? लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो आपका नेटवर्क, लेकिन उसका नेटवर्क 500 करोड़ से ऊपर जा ही नहीं रहा है। तो फेज 2 में क्या था? लिस्टेड कंपनी, तो 1419 में आप आ गए, राइट। तो लेट्स से दिस इज आल्सो लिस्टेड, लेकिन इसका नेटवर्थ 250 करोड़ से कम है। प्लीज बताओ इसको एप्लीकेबल है या नहीं है? एप्लीकेबल तो है। कब एप्लीकेबल रहेगा? 1419 में, मतलब कहने से 1920 बनाएगा। अब ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना, ये ए है और ये बी है, ठीक है। 2017-18 में इसने क्या फॉलो किया प्लीज बताइए? इंड एएस। और 2017-18 में बी ने क्या फॉलो किया? एएस फॉलो किया, बराबर है क्या? ओके, ये 2017-18 की बात है। 18-19 की बात करें तो सेम, इसने इंड एएस फॉलो किया और इसने क्या फॉलो किया? एएस। और 2019-20 की अगर बात करें तो ऑब्वियसली ये तो इंड एएस फॉलो करेगा, क्योंकि वंस इट इज एप्लीकेबल फिर उसके बाद वापस आपका नेटवर्क नहीं चेक किया जाएगा, राइट। लेकिन क्या इसने भी पहली बार इंड एएस फॉलो किया अभी? यस। क्यों? कौन से रूल के हिसाब से? फेज 2 ऑफ एनबीएफसी मैंडेटरी, राइट। ओके, फेज 2 में बात किया 1419 से इसको एप्लीकेबल होगा बिकॉज वो लिस्टेड था, आपका नेटवर्क नहीं चेक किया जाएगा। अगर आप लिस्टेड हो तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? अब ध्यान देना, क्या ए सीएफएस भी बनाएगा? सीएफएस बनाएगा, तो सीएफएस किसके हिसाब से बनेंगे? इंड एएस के हिसाब से या एएस के हिसाब से? इंड एएस के हिसाब से। तो क्या बी को अपना जो डेटा है, अपना जो डेटा है वो फर्निश इंड एएस के हिसाब से करना पड़ेगा? यस। मतलब वो एएस के हिसाब से स्टैंडअलोन बनाएगा और इंड एएस के हिसाब से डेटा भेजेगा। कैसे भी रहेगा यहाँ पे भी। और क्या थर्ड ईयर से वापस अब वो इंड एएस में ही आ गया? ये पॉइंट समझ में आया? अब इसको उल्टा करते हैं, मतलब ये चीज समझ में आ गई अच्छे से, राइट। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि अगर बी लिमिटेड अपनी सब्सिडरी है तो बी लिमिटेड को जस्ट बिकॉज बाय वर्च्यू ऑफ सब्सिडरी उसको फॉलो नहीं करना है। आप क्या चेक करोगे? चेक क्राइटेरिया फॉर एनबीएफसी, बराबर है क्या? ये अपन ने पढ़ा था, चेक क्राइटेरिया फॉर एनबीएफसी। लॉजिक क्लियर है सबको ये? ओके। अब बात करते हैं इसका उल्टा। ए लिमिटेड इज एनबीएफसी, ए लिमिटेड इज एनबीएफसी, राइट। और
बी लिमिटेड इज अ रेगुलर कंपनी, ठीक है, एंड इसने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया सेम इंड एस फ्रॉम 2017-18। प्लीज बताइए बी लिमिटेड कौन है, सब पेरेंट है या सब्सिडरी है? सब्सिडरी, ये समझ में आता है, एरो से समझ में आ रहा है, वो बी लिमिटेड सब्सिडरी है, राइट। अब सब्सिडरी अब अपने पेरेंट को भी वो बोलेगी सर इंड एस फॉलो करो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो एनबीएफसी निकला। तो एनबीएफसी के लिए अपन क्या चेक करते हैं, डायरेक्ट करते हैं या क्राइटेरिया चेक करते हैं? क्राइटेरिया चेक करते हैं। तो इसका क्राइटेरिया तो 2018 और 2019 में आ रहा है, बराबर है क्या ये, राइट। और मैंने आपको बोल दिया कि ये लिस्टेड है, ये क्या है, लिस्टेड है, जिसका नेटवर्थ 200 करोड़ है। तो प्लीज बताइए क्या इसको मैंडेटरी इंड एस एप्लीकेबल रहेगा? कब से? 2019-20, मतलब वो आपके 1 अप्रैल 2019 से, क्योंकि क्या है ये लिस्टेड है। ऑल्दो आपका नेटवर्थ बड़ा नहीं है, लेकिन आप लिस्टेड हो तो 1419 में कंपलसरी आ गया, राइट। अब बात करते हैं डेटा कैसे बना, प्लीज बताइए 2017-18 में, 2017-18 में, 2018-19 में और 2019-20 में डेटा कैसे रहेगा, प्लीज बताइए। सबसे पहले अपन बी की बात करेंगे, सब्सिडरी की। इसने क्या फॉलो किया, इसने इंड एस फॉलो किया, बराबर है क्या, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम इंड एस में आया, तो हर साल इंड एस फॉलो करना पड़ेगा, क्या ही पॉइंट क्लियर है? यस, इंड एस फॉलो करना पड़ेगा, इंड एस फॉलो करना पड़ेगा, इंड एस फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन मेरा जो पेरेंट है वो क्या फॉलो कर रहा था, वो ए एस फॉलो कर रहा था। वो क्या फॉलो कर रहा था, ए एस, और क्या उसको यहाँ पे इंड एस एप्लीकेबल आया, क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी था, राइट। अब मुझे बताओ पेरेंट कंपनी क्या बनाता है, एक स्टैंडअलोन बनाता है और एक सीएफएस बनाता है। अब मुझे बताओ इसका सीएफएस कैसे बनेगा, ये तो एसएफएस था, एएस के हिसाब से एंड एएस के हिसाब से, तो रूल है एएस के हिसाब से बनेगा। उसने बोला मेरा जो अगर स्टैंड अलोन मेरा एएस है तो मेरा सीएफएस भी एएस बनेगा, क्योंकि मैं पेरेंट हूं, मैं मेरे हिसाब चलूंगा, राइट। इसका मतलब अब उल्टा हो गया, बी लिमिटेड इंड एएस फॉलो कर रहा था, लेकिन उसको डेटा कैसे भेजना पड़ेगा, एएस के हिसाब से। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ये भी ट्विस्ट है। मतलब अगर एनबीएफसी पेरेंट है या सब्सिडरी है तो आपको ये चीजें भी चेक करनी पड़ेगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको, राइट। तो यहां पे डेटा कैसे रहेगा, सेंड डेटा एज पर एएस एंड नॉट इंड एएस। मतलब मैं स्टैंड अलोन बनाऊंगा, मैं स्टैंड अलोन एसएफएस बनाऊंगा, लेकिन मुझे डेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भेजना पड़ेगा। क्यों ऐसा? द लॉजिक इज क्योंकि मेरा पेरेंट जो है वो अब तक एएस फॉलो कर रहा है, तो पेरेंट जो फॉलो करेगा वो सीएफएस भी वैसे ही फॉलो करेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है, राइट। ये वाला एक बार डायग्राम भी बना के रखेंगे। समझ में आ रहा है सबको ये? डन। तो आपको ये चीज समझ में आ गई अभी, राइट। अब बेसिक बेसिक क्वेश्चंस कर लें क्या, आपके स्टडी मटेरियल में जितने भी क्वेश्चन है ना सब डाल दिया, राइट। प्लस एक आधा एमटीपी वाला क्वेश्चन भी अगर आएगा तो वो आ गया आपके इसके अंदर नोट्स में। तो जितने भी आपके जो भी मैं मेरे नोट्स प्रोवाइड करूंगा, इट विल बी अ कंपाइलर फॉर एवरीथिंग। मतलब अगर आप ये नोट्स के क्वेश्चन कर लेते हैं तो इट विल बी सफिशिएंट फॉर यू कि आप एग्जाम में आके वो सिर्फ वो नोट्स पढ़ के आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो कल मैंने आप लोगों को पीडीएफ शेयर किया था बेटा ये वाला, राइट। और मैंने आपको कहा था फर्स्ट 2 पेजेस एक बार रीड करके आना। रीड किया कि आपने फर्स्ट 2 पेजेस में अपना लास्ट ये वाला पैराग्राफ रह गया था। ये वाला मैंने नहीं किया था, लेकिन मैंने आपको कहा था ये आप अगर पढ़ोगे तो हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, राइट। तो एक बार बात कर लेते हैं। नेटवर्थ इन केस ऑफ एनबीएफसी शुड बी चेक फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। ये अपनी बात हो गई है। वॉलंटरी एडॉप्शन ऑफ इंड एस इज नॉट अलाउड फॉर बैंक्स, इंश्योरेंस एंड एनबीएफसी। वॉलंटरी है ही नहीं, मतलब आप चाहो भी तो नहीं कर सकते अगर आपका नेटवर्थ नहीं है तो, राइट। आगे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आरआरसी आर नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई इंड एस, क्योंकि छोटे मोटे बैंक्स हैं,
राइट। छोटे मोटे बैंक से तो इनका अप्लीकेबल नहीं है, जैसे अपना ऊपर एसएमई था वैसे ही बैंक के लिए भी है। नेक्स्ट, पेरेंट सब्सिडी एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर ऑफ अबव बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड एनबीएफसी, इनके पेरेंट, इनके सब्सिडी, इनका जॉइंट वेंचर, इनका एसोसिएट सब कैटेगरी में आएंगे। अदर देन दोज ऑलरेडी कवर्ड इन द कॉर्पोरेट रोडमैप। कॉर्पोरेट रोडमैप क्या था आपके कंपनीज का, अगर उसमें कवर हो गए हैं तो फिर इसको ये चेक नहीं करोगे आप। एंड कंपेरेटिव शुड आल्सो बी प्रेजेंट एज पर इंड एस। आपका कंपैरिजन जो स्टेटमेंट रहेगा, जो भी साल में आप इंड एस फॉलो कर रहे हो, तो आपको पुराने डेटा, पुराना ईयर का डेटा भी इंड एस के हिसाब से कंपैरिजन करना पड़ेगा। यहां तक पॉइंट समझ में आ गया। और फाइनली म्यूचुअल फंड भी स्कीम में आ गए। म्यूचुअल फंड को कब एप्लीकेबल हुआ, 1/4/2023 को, मतलब अभी रिसेंटली हुआ है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, राइट। तो म्यूचुअल फंड कंपनीज जो रहती हैं आपकी, म्यूचुअल फंड जो फॉलो करती हैं, वो भी इंड एस एप्लीकेबल, उसको भी एप्लीकेबल है। अब इनके लिए कोई वॉलंटरी वगैरह कोई कंडीशन नहीं, 1/4 से आपको एप्लीकेबल है ही है। मतलब अगर आपकी म्यूचुअल फंड है तो म्यूचुअल फंड कंपनी जो रहेगी वो 1/4/2023 से आपको इंड एस फॉलो करना है। एक ही सेंटेंस दिया है उन्होंने म्यूचुअल फंड के बारे में, बहुत ज्यादा खींचा नहीं है म्यूचुअल फंड को, राइट। अब बात करते हैं नेटवर्थ। नेटवर्थ क्या रहता है बेटा, अगर मैं वो फॉर्मूले पे ध्यान नहीं दूं, अगर मैं फॉर्मूले पे ध्यान नहीं दूं तो ये बैलेंस शीट रहता है। अपना टी फॉर्मेट बैलेंस शीट सबको समझ में आता है ना। शेड्यूल 3 बनाऊंगा तो सर शेड्यूल 3 थोड़ा ऊपर नीचे, राइट। लेकिन अगर मैं टी फॉर्मेट बनाऊंगा, टी फॉर्मेट सबको समझ में आता है, राइट। सो दिस इज बैलेंस शीट, दिस इज बैलेंस शीट। एंड यहां पे अपना रहता था शेयर होल्डर्स फंड्स। यहां पे क्या रहता था, शेयर होल्डर्स फंड्स, बराबर है क्या। और शेयर होल्डर्स फंड्स में पहला पॉइंट क्या रहता था, शेयर कैपिटल, और दूसरा पॉइंट क्या रहता था, रिजर्व सरप्लस। बस इन दोनों को जब मैं ऐड करता हूं ना, उसी को नेटवर्थ कहा जाता है। जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो इसको क्या कहा जाता है, नेटवर्थ। बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू इट। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो हटाना पड़ेगा, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्थ बोलते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है। अब मुझे बताओ शेयर कैपिटल में क्या क्या आता था। तो आप बोलोगे सर दो चीजें आती थी, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस आता था, ठीक है। रिजर्व सरप्लस में बहुत सारे रिजर्व थे, जैसे जनरल रिजर्व, पीएनएल, सिक्योरिटी स्वीम, क्या ये सब लेना है, हाँ। फिर क्या नहीं लेना है, क्या नहीं रिजर्व एंड सरप्लस की बात करो। रिजर्व सरप्लस में क्या नहीं लेना है, एक ऐसा रिजर्व है जो हम खुद क्रिएट करते थे, याद रहे, खुद क्रिएट किया वो रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, राइट। रिवैल्यूएशन रिजर्व ये नहीं लेंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व इज नॉट टू बी टेकन। और कभी कभार आपको याद आ रहा होगा, अभी तो खैर एएस ने भी इसको मना कर दिया, यहां पे डिफर्ड एसेट्स रहते थे, डिफर्ड एक्सपेंडिचर, जैसे प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, राइट। अब मैं अगर आप बोलूं ये प्रीपेड एडवर्टीजमेंट आपने एसेट में डाल दिया, जो आप बेच के आओ, एडवर्टीजमेंट बेच के आओ, तो आप बेच सकते हो क्या, नहीं। प्रीपेड एडवर्टीजमेंट क्या था, बेसिकली मैंने 1 करोड़ का खर्चा किया, मुझे लगता है इसका बेनिफिट मुझे 10 साल मिलेगा, तो हम क्या करते थे, 1 करोड़ को 10 लाख 10 लाख 10 लाख करके करते थे, और बाकी 90 लाख हम एसेट में बताते थे। अगर मैं आपको बोलूं यहाँ फर्नीचर दिख रहा है, तो आप बोलोगे यहाँ से फर्नीचर दिख रहा है, मैं बोलूंगा बेच के आओ, तो बेच के आओगे। यहाँ आपने प्रीपेड एक्सपेंडिचर दिखा दिया, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, जाओ बेच के आओ, कर सकते हो क्या, नहीं। तो फिर ये गलत है, ये नहीं आना चाहिए था यहाँ पे, राइट। तो बेसिकली एडवर्टीजमेंट को प्रीपेड माना ही नहीं जाता है। सो बेसिकली AS 26 में इंटेंजिबल बोलता है, वो बोलता है एडवर्टीजमेंट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज प्रीपेड एक्सपेंडिचर। फिर भी अगर आपने बैलेंस शीट में लिखा है तो वो गलत है, तो कहने से वो यहाँ से माइनस होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पूरा 1 करोड़ लिखते तो क्या आपका प्रॉफिट वहां से माइनस हो जाता। द आंसर इज यस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ये पीएनएल है और आपका जीपी 10 करोड़ है, जीपी कितना है 10 करोड़, और आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2 करोड़, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना है, 10 में से 2 गया तो कितना होता है बेटा, इतना सोचना पड़ रहा है क्या, 8 करोड़ होता है। समझ में आ रहा है क्या, 10 में से 2 गया तो कितना होता है, 8 करोड़, राइट। अब मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे एडवर्टीजमेंट हुआ 1 करोड़ का, 1 करोड़ का एडवर्टीजमेंट हुआ, राइट। मैंने आपको बोला नहीं सर इसका 5 साल मुझे बेनिफिट मिलेगा, तो आप बोलोगे सर 1 करोड़ को 5 साल में बांट दो, मतलब 80 लाख रुपया प्रीपेड दिखा दो, बराबर है क्या। तो आप आउट ऑफ काम दिखाओगे 0.2 करोड़, मतलब 20 लाख रुपए। तो अब आपका नेट प्रॉफिट कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर नेट प्रॉफिट आ गया मेरा 7.8 करोड़, बराबर है क्या, ये 7.8 करोड़। लेकिन आपने क्या किया, आपने बैलेंस शीट में यहाँ पे बता दिया प्रीपेड एडवर्टीजमेंट कितना, 0.8 करोड़, बराबर है क्या, 80 लाख रुपए, 0.8 करोड़। अब मैं आपको बोल रहा हूँ जाओ इसको बेच के आओ, तो आप बोलोगे नहीं सर इसको थोड़ी बेच सकते हम, ये तो हमारा खर्चा ऑलरेडी हो गया। मान लेते एक एक्टर को हमने साइन किया था, उसको बोलेंगे नहीं सर हम प्रोडक्ट बंद करें, हमारा पैसा वापस देगा क्या, बोलेगा सर मैंने एडवर्टीजमेंट किया है, हो गया मेरा काम, राइट। तो वो पैसा नहीं देगा, मतलब बेसिकली ये अपना एसेट है ही नहीं कभी, तो फिर एसेट में क्यों लिखा है इसको। अब सोचो अगर मैं इसको एसेट में नहीं लिखता तो क्या होता, क्या होता वो सोचो। क्या मैं पूरा 1 करोड़ बाहर लिख देता तो क्या मेरा नेट प्रॉफिट कम हो जाता, 7 करोड़ ही होता। तो अभी वही करो, अभी वही करो। बेसिकली ये जो खर्चे रहेंगे आप इसमें से माइनस करोगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है। एंड ऑल्सो अगर कुछ मिसलेनियस खर्चा है जो आइडियली अभी कंपनीज एक्ट 2013 ने मना कर दिया, वो बोलता है कोई मिसलेनियस एक्सपेंस नहीं आएगा, जैसे डिस्काउंट ऑन इशू, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आपके एसेट में नहीं आएंगे। अगर यहाँ पे एक्सपेंसेस आपने फिर भी लिखा है मिसलेनियस एक्सपेंसेस नॉट येट रिटन ऑफ, तो वो भी आपको यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है, सिंपल। तो मतलब कौन से रिजर्व नहीं लिया मैंने, प्लीज बताइए कौन से रिजर्व नहीं लिया हमने।
तो हमने रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं लिया, और अगर कोई डिफर्ड एक्सपेंडिचर या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ है तो वो हमने यहाँ से माइनस कर दिया। क्या ये पॉइंट क्लियर है? नेटवर्थ समझ में आ गया क्या एकदम अच्छे से? यस। तो आइडियली जो नेटवर्थ का डेफिनेशन है वो इन दोनों का एडिशन रहता है आइडियली, लेकिन इसमें क्या क्या नहीं लेंगे अपन? नेटवर्थ एक्सेप्ट रिवैल्यूएशन रिजर्व। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि रिवैल्यूएशन रिजर्व ये वो चीज है जो हमने खुद क्रिएट किया है। समझ में आ रहा है? जैसे अगर मुझे कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज्यादा दिखाने रहेंगे, बोलूंगा सर मेरी बिल्डिंग 1 लाख की नहीं, मेरी बिल्डिंग 10 करोड़ की है, डाल दो रिवैल्यूएशन रिजर्व में 9 करोड़ 99 लाख, राइट? तो अल्टीमेटली क्या हो गया? एक सेल्फ क्रिएटेड प्रॉफिट है, कमाया हुआ प्रॉफिट है क्या? नहीं, दैट इज अनरियलाइज्ड। समझ में आ रहा है? तो वो प्रॉफिट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे आपके नेटवर्क में। नहीं तो ऐसे तो हर कंपनी बोलेगी, जैसे अभी एनबीएफसी को मान लेते हैं, अपने आप को रजिस्टर करना है, उसका नेटवर्क आ नहीं रहा है, तो उसने क्या कर दिया? खुद की बिल्डिंग को बढ़ा दिया, खुद अपनी एंट्री कर दिया। और एस मतलब अगर हम एस की बात करें तो एस आपको 10 भी अलाउ करता है, और इंड एस 16 जो हम पढ़ने वाले हैं पीपी वो भी अलाउ करता है कि रिवैल्यूएशन अलाउड है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन रहती है। तो अगर आप रिवैल्यू करते हो, मैंने मेरी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ा दिया, रिवैल्यूएशन रिजर्व बढ़ा दिया, तो मेरा नेटवर्क बढ़ गया फिर, राइट? ऐसे तो हर कंपनी अपने आप को इंड एस में रजिस्टर कर देगी, ऐसा नहीं चलेगा, राइट? तो उन्होंने बोला रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं चलेगा, क्योंकि तुम खुद बना रहे हो, राइट? तुम खुद बना रहे हो, कमाया हुआ प्रॉफिट दो तो समझ में आता है, ये कमाया हुआ प्रॉफिट नहीं है। और यहां पे अगर डिफर्ड एक्सपेंडिचर रहता है और यहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर रहता है, नॉट येट रिटर्न ऑफ। नॉट येट रिटर्न ऑफ का मतलब होता है अब तक आपने इसको पीएल में नहीं डाला, तो बेसिकली क्या होता है? ये यहाँ से माइनस करना पड़ता है। समझ में आ रहा है क्या? क्या करेंगे यहाँ पे? ये दोनों चीजें सबट्रैक्ट करेंगे, लेस करेंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? राइट? सो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ नेटवर्थ। लॉजिक क्लियर है सबको? ये यस, ये छोटा सा बैलेंस शीट बना के रखोगे सो दैट आपको डेफिनेशन समझ में नेटवर्थ में क्या इंक्लूड करना है। अभी कल से अपन ये बात कर रहे हैं, आपका नेटवर्थ 500 करोड़ से ऊपर रहा तो 250 करोड़, तो मालूम पड़ना चाहिए नेटवर्थ कैसे निकालते हैं। कोई भी कंपनी आ जाएगी और उसको बैलेंस शीट आपके सामने दे देगी, बोलो मेरे को इंडेस एप्लीकेबल है या नहीं है, तो मालूम पड़ना चाहिए इंडेस में क्या क्या आने वाला है, या फिर नेटवर्थ में क्या क्या आने वाला है, सॉरी। ठीक है? करें क्वेश्चंस, करें अभी, मजा आएगा क्वेश्चंस में। अब बहुत से क्वेश्चन ऐसे लगेंगे ना, सर ये तो आ रहा है हमारे को, फिर कॉन्फिडेंस भी आता है, नहीं सही, ये चैप्टर समझ में आया। चलो, हो गया सबको ये? ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, प्लीज ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। फॉलोइंग इज द स्नैपशॉट ऑफ ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ कंपनी ए एज ऑन 31 मार्च 14। ये 14 की बात करें, ठीक है? कंपनी एज इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सिंस 2010। तो ये बीएसई पे है, मतलब ये लिस्टेड कंपनी है। क्या ये लिस्टेड कंपनी? उसने क्लियर बोल दिया ये लिस्टेड है। क्लियर है क्या? तो लिस्टेड कंडीशन क्या थी, याद आ रहा है क्या? फेज 1 में 500 करोड़, और फेज 2 में? फेज 2 में नेटवर्थ ही नहीं है, फेज 2 में लिस्टेड है, तो अब आप आ गए, बराबर है क्या? फेज 2 की डेट क्या थी? 1417। ओके, तो अब प्लीज बताइए नेटवर्थ में क्या क्या आएगा? क्या इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा? यस। क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा? यस। क्या जनरल रिजर्व आएगा? यस। रिवॉल्यूशन रिजर्व नहीं आएगा। क्या पीएल आएगा? यस, ये चारों आएंगे। एसेट साइड में चेक करो, कुछ माइनस वाली चीजें हैं क्या? यस, एक चीज है, क्या है? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटन ऑफ। तो चलिए जल्दी जल्दी बताइए क्या क्या आएगा। तो कहने से 160 आएगा, प्लस 200 आएगा, प्लस 150 आएगा, प्लस 75 आएगा, और माइनस 80। कितना हो गया? 505 करोड़, बराबर है क्या? क्या ये लिस्टेड है? यस, लिस्टेड है। और लिस्टेड में अपनी कंडीशन क्या आती है? अपन नेटवर्थ कब से चेक करते हैं? 31 मार्च 14 से। तो 31 मार्च 14 में ही आपका नेटवर्थ 505 हो गया है। क्या आपको मैंडेटरी है? यस और नो? यस। कब से? 1416 से। आप फेस 1 में आ गए, बराबर है क्या? कि अगर मैं आपको ये 505 करोड़ दे दूं और आपको बोलूं कि चलो इसका बताओ अभी क्या करेंगे, कब से रजिस्ट्रेशन होगा, तो आप क्या बोलोगे? इट विल बी एप्लीकेबल अंडर फेस 1 मैंडेटरी 1416 से। क्या ये डेट समझ में आ रही है?
बेसिक टूटा फूटा इंग्लिश में लिख देंगे ना तो उतने मार्क्स मिल जाएंगे आपको, राइट। कि एप्लीकेबल कब से रहेगा, इट विल बी अंडर मैंडेटरी फेज 1 स्टार्टिंग फ्रॉम 1/4/2016 और 1/4/16 से लिए नेटवर्थ कब से चेक किया जाएगा, the net worth will be checked from 31st March 2014 and since the net worth has crossed the 500 crore threshold limit it will be applicable, it is mandatory। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब आगे उसने एक और पॉइंट बोला है, तो उसने यहां पर बोल दिया विच फेज, तो अपन ने बोल दिया कि फेज 1, समझ में आ गया ना, फेज 1। ओके, will your answer change if the company A is an unlisted company? क्यों? फेज 1 में क्या था, लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों का कैपिटल कितना है 500 के ऊपर, सॉरी दोनों का नेटवर्थ कितना 500 के ऊपर गया, अब होने वाले हो, तो विल आवर आंसर चेंज, द आंसर इज नो, आवर आंसर विल नॉट चेंज, इट इज सेम बिकॉज इट इज फॉर लिस्टेड एंड अनलिस्टेड बोथ। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको, राइट? ओके, अब ये उन्होंने टेबल में दिया है, ऑब्वियसली अगर आप ये लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो 505 है, राइट? ओके, नेक्स्ट वन। अब ये इतना ना, ये डेटा लर्न नहीं करना अपने को, उन्होंने यही एक्सप्लेन किया जो मैंने आपको बताया, तो यू डोंट हैव टू लर्न दिस डेटा, यू डोंट हैव, यस यू हैव टू रीड इट वंस, you have to read it once but you don't have to learn the data। आपको सिर्फ जो मैंने सिखाया है, जो डेट्स बताया है, वो डेट्स आपको वहां मेंशन करना है और क्या कंडीशंस थी उसकी, राइट? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दीजिए, उसने क्या बोल दिया, लेट्स से इन इलस्ट्रेशन 1 द बैलेंस ऑफ P&L इज नेगेटिव 375 करोड़, नेगेटिव है, व्हेन इंड AS शुड बी एप्लीकेबल टू कंपनी A, तो प्लीज बताइए। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में आता है और वो क्या बोल रहा है कि सर आपका जो P&L था ना वो पॉजिटिव नहीं था, वो कितना था, नेगेटिव 375 था, नेगेटिव 375, तो आपका नेटवर्थ कितना हो गया, सिर्फ 55 करोड़। समझ में आ रहा है क्या? उसने बोला सेम इलस्ट्रेशन लो, अगर आपका P&L 75 की जगह नेगेटिव 375 है तो व्हाट इज योर नेटवर्थ, तो आप बोल रहे हो 55 करोड़ है, प्लीज बताइए आप 31 मार्च 2014 पे 55 करोड़ का नेटवर्थ लेके बैठे हो, आपको कब एप्लीकेबल होगा? क्यों? नेटवर्थ तो हुआ नहीं है, लिस्टेड है, फेज 2 में लिस्टेड, राइट? ऑल लिस्टेड कंपनीज without checking the net worth will be covered on 1/4/17 mandatory phase 2, right? अब बताओ, will your answer change if it is unlisted? Yes, our answer will change। क्यों? क्योंकि नेटवर्थ आपका 55 करोड़ है, तो आप मैंडेटरी में आते नहीं हो। यस, ये ट्रू है, मैं हर साल नेटवर्थ चेक करूंगा, लेकिन एज ऑफ नाउ ये वाला डेटा चेक करके तो नेटवर्थ आपका नहीं हो रहा, राइट? एंड देयरफॉर इट विल नॉट बी कवर्ड अंडर इंड AS। यही पॉइंट क्लियर है, राइट? ओके, थर्ड समझते हैं क्वेश्चन को। The net worth of the company B, an unlisted company, was 600 crores on 31st March 14। ये अनलिस्टेड भी है और 31st March 14 पे ही उसको 600 करोड़ उसने पार कर दिया। प्लीज बताइए क्या ये फेज 1 या फेज 2 में आएगा? कौन से फेज में आएगा? फेज 1 में, राइट? 31st March 14 को इसका नेटवर्थ क्रॉस हो गया था, राइट? लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया बताइए? However, due to losses incurred in 14-15, the net worth of the company was 400 crores on 31st March। 31st March 15 पे उसका नेटवर्थ कम हो गया उल्टा, या फिर भी एप्लीकेबल रहेगा इसको? यस, क्योंकि 31st March 14, 15, 16 तीनों में से एक में भी एप्लीकेबल रहा तो आपको 1/4/16 से फेज 1 में मैंडेटरी अप्लाई करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? एंड इंड AS वंस एप्लीकेबल विल ऑलवेज बी एप्लीकेबल। क्या ये पॉइंट क्लियर है, राइट? तो इसको कब से एप्लीकेबल करेगा? 1/4/16 से फेज 1। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वन। अब इसको उल्टा कर दिया उन्होंने। द नेटवर्थ ऑफ कंपनी सी एन अनलिस्टेड कंपनी वाज 400 करोड़ ऑन 31st March 14। प्लीज बताइए क्या ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर रहा है? अनलिस्टेड है, 2014 की बात कर रहा है और सिर्फ 400 करोड़ है, अपने को कितना चाहिए? 500। अपने को कितना चाहिए? 500। However, the net worth of the company was 600 crores on 31st March 15। लेकिन 31st March 15 को 600 हो गया, एप्लीकेबल हो गया कब से? 1/4/16 से। क्या ये पॉइंट क्लियर है? 1/4/16 से फेज 1 में इसको एप्लीकेबल रहेगा। लॉजिक क्लियर है क्या सबको? ओके, इजी क्वेश्चन है, लग नहीं रहा लेकिन ये अपने फाइनल के क्वेश्चन है। ओके, अब आ गया थोड़ा सब्सिडरी का खेल, ठीक है? अच्छे से क्वेश्चन स्टडी करेंगे। कंपनी डी इज द पेरेंट कंपनी ऑफ ग्रुप ए। चलो चार्ट बनाना शुरू करें क्या? ये ए लिमिटेड है और वो क्या बोल रहा है? कंपनी डी इज द पेरेंट कंपनी। कंपनी डी पेरेंट है तो कंपनी डी को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, राइट? डी लिमिटेड, ठीक है? आगे, कंपनी ए इज एन अनलिस्टेड कंपनी हैविंग नेटवर्थ ऑफ 60 करोड़। वो क्या बोल रहे हैं? ए जो है क्या है? अनलिस्टेड है, राइट? और ये सब्सिडरी किसका ही है? सब्सिडरी ऑफ डी का है, राइट? और इसका नेटवर्थ कितना है? 60 करोड़। समझ में आ रहा है? नेटवर्थ कितना है? 60 करोड़। आगे वो क्या बोल रहे हैं? 31st March 14 की बात कर रहे हैं, ठीक है?
कंपनी बी अनलिस्टेड, सब्सिडरी ऑफ ए। कंपनी बी क्या है? सब्सिडरी ऑफ ए है। तो और नीचे आएंगे, ठीक है, और नीचे आएंगे, और कंपनी बी क्या है? सब्सिडरी ऑफ ए है। तो बी लिमिटेड सब्सिडरी ऑफ ए। ओके, आगे क्या बोल रहे हैं? इसका नेटवर्थ कितना दिया उसने? 600 करोड़। इसका नेटवर्थ उसने कितना दे दिया है? 600 करोड़। तो नेटवर्थ इज 600 करोड़। क्या ये अपनी लिमिट में आ गया? क्या ये अपनी लिमिट में आ गया? राइट, 600 करोड़ क्रॉस कर दिया 31 मार्च 14 पे, उसने क्लियर दिया। डेट क्या है यहाँ पे? 31 मार्च 14। इसने 600 करोड़ क्रॉस कर दिया है। राइट, अपनी बात क्या हुई है? अगर आप 600 करोड़ क्रॉस करते हो मतलब आप फेज 1 में आ जाओगे। क्या आपके पेरेंट, आपके सब्सिडरी, आपके जॉइंट वेंचर, आपके एसोसिएट सबका एप्लीकेबल रहेगा? द आंसर इज यस, सबका एप्लीकेबल रहेगा। आगे, कंपनी सी अनलिस्टेड कंपनी इज अ सब्सिडरी ऑफ बी। और नीचे आना पड़ेगा। राइट, एक और कंपनी है, कंपनी सी विच इज द सब्सिडरी ऑफ बी। सी लिमिटेड इज द सब्सिडरी ऑफ बी। डायग्राम समझ में आ रहा है क्या? सब्सिडरी ऑफ बी, राइट। और इसका नेटवर्थ उन्होंने कितना दिया है? इसका नेटवर्थ उसने दिया है सिर्फ 150 करोड़। इसका नेटवर्थ उसने दिया है 150 करोड़। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप इन तीनों में से, फिलहाल इन तीनों में से किसको अप्लाई करोगे? तो आप बोलोगे सबसे पहले बी को एप्लीकेबल होगा। राइट, क्यों बी को एप्लीकेबल होगा? कौन से फेज के हिसाब से? जल्दी बता दो। फेज 1 के हिसाब से, बराबर है क्या? यस, इट इज फेज 1। कब से? फ्रॉम 1/4/16। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि आपका नेटवर्क 31 मार्च 14, 15, 16 तीनों में से 500 करोड़ क्रॉस कर दिया एक बार भी, तो आप 1/4/16 से फेज 1 में आ जाओगे। राइट, और फिर हमने क्या बात किया? आपके डायरेक्ट पेरेंट, आपका जो पेरेंट है और जो आपका सब्सिडरी है, क्या उनको भी एप्लीकेबल रहेगा? उनको भी एप्लीकेबल रहेगा। मतलब अब इस कंडीशन में किसको किसको एप्लीकेबल हो गया? कहने से बी को खुद की वजह से हुआ, और बी की वजह से किसको हुआ? ए को और सी को। नाउ कम्स द क्वेश्चन, क्या वो डी को भी एप्लीकेबल रहेगा? व्हाट इज डी नोन एज? डी इज नोन एज द अल्टीमेट पेरेंट। आइडियली इंडेस शांत है इसके ऊपर, राइट, लेकिन एप्लीकेबल रहना चाहिए। दिस इज द कंडीशन। देखते हैं उन्होंने पूछा क्या है, पूछा क्या ना, देखते हैं। वेदर इंड एस बी एप्लीकेबल टू कंपनीज एबीसी। उसने सिर्फ एबीसी की पूछा, उसने डी के से पूछा ही नहीं है, क्योंकि इंड एस शांत है ना इसके ऊपर। राइट, तो विल इट बी एप्लीकेबल? यस। कैसे कैसे, जल्दी बताओ। बी को क्यों एप्लीकेबल हुआ? बी की खुद की वजह से हुआ। खुद की वजह से कब हुआ? क्योंकि उसका नेटवर्थ क्या हो गया? नेटवर्थ क्या हो गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 500 करोड़। अगर 500 करोड़ के ऊपर हो गया तो ये फेज 1 में आ गया। राइट, एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट रूल्स अपने क्या है? इफ वी आर फॉलोइंग इंड एस, then our parent, our subsidiary, our joint venture, our associate, everyone has to follow Ind AS, and therefore A Limited being the parent company has to follow Ind AS, and C Limited being the parent company has to follow Ind AS, right? Subsidiary, sorry. अब मुझे एक बात बताइए, A और C क्या आपने या फिर ठीक है Ind AS फॉलो कर दिया तो ठीक है, मैं ज्यादा उस पर और चर्चा नहीं करता हूँ। Ind AS फॉलो कर दिया ना अपन ने, यस, और मैंने बोल दिया आपको D को भी Ind AS फॉलो करना पड़ेगा, बीइंग द अल्टीमेट पेरेंट। ये डायग्राम समझ में आया क्या सबको? पक्का? मतलब अगर आप थोड़ा सा ड्राइंग करके भी कर लो ना रफ में, तो भी समझ में आ जाता है कौन से किसको फॉलो होने वाला है। राइट, सो दिस इज वेरी इजी। ओके, इस बार तो उन्होंने खुद डायग्राम बना के दिया, ये तो और इजी हो गया अपने लिए। डायग्राम बना के दिया उसने। क्या बोल रहा है? फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी डी। कंपनी डी है, अच्छे से पढ़ लेते क्या क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कंपनी ई जो है सब्सिडरी ऑफ डी है, और ये सब्सिडरी ऑफ डी है, मतलब दो अपने सब्सिडरीज हैं। राइट, और एफ जी आई ये ई के सब्सिडरीज हैं और ये एसोसिएट है, मतलब बेसिकली ये ई के हिस्से में आता है, ठीक है, और एच और आई ये इसका सब्सिडरी है। तो आइडियली डायग्राम अपने को समझ में आ गया। राइट, डायग्राम अपने को समझ में आ गया कौन किसकी सब्सिडरी है। बेसिकली एक कंपनी डी है, उसके दो सब्सिडरीज है, कौन से? ई और एच, और ई के वापस दो सब्सिडरीज है, कौन से? एफ और जी, और इसका एक सब्सिडरी कौन सा? आई। क्या ही पॉइंट क्लियर है? राइट, अब वो क्या बोल रहे हैं? ऑल द कंपनीज इन द अबव स्ट्रक्चर आर अनलिस्टेड कंपनीज। अनलिस्टेड है सबके सब। एंड द नेटवर्थ ऑफ कंपनी ई, इसका नेटवर्थ 300 करोड़ हो गया। इसका नेटवर्थ 300 करोड़ हो गया। एंड द नेटवर्थ ऑफ ऑल द कंपनीज इज बिलो 250। बाकी सब कंपनीज के 250 से नीचे। प्लीज बताइए कंपलसरी किसको हो गया? ई को। कौन से फेज में? फेज 1 या फेज 2 में? फेज 2, क्योंकि ये अनलिस्टेड है। अनलिस्टेड है तो मतलब लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड है। अनलिस्टेड है और अनलिस्टेड के लिए कंडीशन क्या थी फेज 2 की? आपका नेटवर्थ 250 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, एंड देयरफॉर यू आर कमिंग अंडर ई। राइट, अब जल्दी बताओ इसकी वजह से किसको किसको एप्लीकेबल होगा? डी बीइंग द पेरेंट,
F being the subsidiary, G being the associate. क्या इन सबको एप्लीकेबल रहेगा? यस, इन सबको. लेकिन व्हाट अबाउट H and I? इनको नहीं होगा क्या? क्यों? H कौन है? फेलो, एंड देयरफॉर इट इज नॉट एप्लीकेबल टू फेलो, एंड देयरफॉर इन दोनों का एप्लीकेबल नहीं होगा. क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब मुझे जल्दी बताओ, मुझे H और I डेटा कैसे बना रहे हैं? एस के हिसाब से. लेकिन वो जो जब डी को डेटा सेंड करेंगे वो कैसे भेजेंगे? इंडेस के हिसाब से. क्या ये पॉइंट क्लियर है? राइट, क्योंकि डी क्या फॉलो कर रहा है? इंडेस फॉलो कर रहा है. तो सीधी बात है, मुझे जो डेटा फर्निश करना पड़ेगा दैट विल बी एज पर इंड एस. अच्छा, क्या मेरे पास वॉलंटरी ऑप्शन है? क्या एच के पास है? एच के पास. क्या आई के पास भी है? यस, क्योंकि एनबीएफसीज नहीं है. राइट, इनके पास वॉलंटरी ऑप्शन है. मतलब अगर कंपनी, अगर वो पूछते हैं कि डू दे हैव वॉलंटरी ऑप्शन टू कन्वर्ट, द आंसर इज यस, दे हैव द वॉलंटरी ऑप्शन टू अप्लाई फॉर इंड एस. इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? राइट, समझ में आएगा सबको? डायग्राम से सब समझ में आ रहा है. 7th क्वेश्चन. ABC Limited incorporated in a foreign company has a net worth of 700 crores. याद आ रहा है कि फॉरेन कंपनी 700 करोड़ हो गया. इंडिया से एप्लीकेबल है क्या? 700 करोड़ नहीं, फॉरेन कंपनी है. राइट, इंडिया भी है ही नहीं. वो कोई और दूसरी कंपनी को बोलेंगे क्या? या फिर कोई मान लेते हैं यूएस वाली कंपनी मेरे पास आ रही है. राइट, और वो बोलिए जो मेरा स्टैंड फॉलो करो, आईवर्स फॉलो करो. मैं बोलूंगा मैं क्यों करूं? मैं इंडिया फॉलो करूंगा. राइट, मैं मेरे कंट्री का फॉलो करूं, तुम्हारी कंट्री का क्यों फॉलो करो? राइट, तो सीधी बात है, इसको तो इंडिया से एप्लीकेबल है ही नहीं. आगे, it has two subsidiaries, company X whose net worth is 600 crores and company Y whose net worth is 150 crores. अब सीधी बात है, हम मान के चलेंगे इंडियन कंपनी से. राइट, सो बेसिकली एक कंपनी है, कंपनी का नाम दिया है क्या? ABC. ये कौन सी कंपनी है? फॉरेन कंपनी. तो इसको ये तो बाहर हो गया. राइट, जस्ट बिकॉज ये पेरेंट है इसको भी एप्लीकेबल ऐसा नहीं रहेगा. समझ में आ रहा है क्या? यस. उसके बाद ये X है या ये है? X. ये X है और ये Y है, दोनों सब्सिडीज हैं. इसका नेटवर्थ कितना है? 600 करोड़. और इसका नेटवर्थ कितना है? 150 करोड़. प्लीज बताइए किसको एप्लीकेबल रहेगा, कब से? X को फेज 1. राइट, इसको एप्लीकेबल नहीं रहेगा. क्यों नहीं एप्लीकेबल रहेगा? अनलिस्टेड बोला है क्या? हम मान के चलेंगे अनलिस्टेड है, अस्यूम. क्योंकि लिस्टेड, अगर लिस्टेड रहता है तो क्या करेंगे? या फिर अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन साइलेंट है तो अपन क्या कर देंगे? इफ Y was listed, उसको मैंडेटरी है कब से? 1417 फेज 2 से, क्योंकि उसका नेटवर्थ कितना है? 150. राइट, अगर ये अनलिस्टेड है तो उसको लेंगे तो रुक जा, क्योंकि तेरा थ्रेशोल्ड लिमिट कंप्लीट नहीं हुआ है. क्या ही पॉइंट क्लियर है? अब मुझे बताओ, जस्ट बिकॉज ये पेरेंट है इसको एप्लीकेबल रहेगा क्या? नहीं एप्लीकेबल रहेगा. क्यों? बिकॉज ABC इज अ फॉरेन कंपनी. तो अल्टीमेटली इन तीनों में से किसको एप्लीकेबल हुआ? सिर्फ X को. समझ में आ रहा है क्या? सिर्फ X को. और मैंने क्या अज्यूम किया? 2 assumptions किया. ये दोनों इंडियन कंपनीज है. पहली बात तो सीधी बात है, वो दूसरे कंट्री का मुझे क्यों देंगे क्वेश्चन? बराबर, ये दोनों इंडियन कंपनीज है. बराबर, और ये दोनों क्या है? अनलिस्टेड है. ये दोनों क्या है? अनलिस्टेड. अनलिस्टेड था तभी तो हमने कंडीशन लगाना शुरू किया. समझ में आया पॉइंट? इजी. यस. नेक्स्ट. ओके. एज पर द रोड मैप, इंड एस इज एप्लीकेबल टू कंपनी X. अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे. कंपनी X को एप्लीकेबल है कब से? फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 17-18. कब से एप्लीकेबल है? फाइनेंशियल ईयर 17. कंपनी X बीइंग द नॉन फाइनेंस कंपनी, मतलब कहने से ये नॉन बैंकिंग है या फिर एनबीएफसी नहीं है. नॉन फाइनेंस बोल रहा है, नॉन फाइनेंस. एनबीएफसी नहीं बोल रहा है, ये नॉन फाइनेंस बोल रहा है, मतलब रेगुलर कंपनी है. राइट, वो फाइनेंस वर्ड सुनते से बोलने नहीं सर ये तो एनबीएफसी है. नॉन फाइनेंस बोला मतलब क्या है? ये रेगुलर कंपनी है. राइट, फाइनेंस कंपनी नहीं है. इज अ सब्सिडरी ऑफ कंपनी Y विच इज एनबीएफसी. मतलब अब पेरेंट कौन है? एनबीएफसी, और उसकी सब्सिडरी अपनी कंपनी X है. राइट, तो हो क्या रहा है यहाँ पे? कंपनी Y है और क्या Y एनबीएफसी है? यस, Y एनबीएफसी है और उसकी एक सब्सिडरी है. सब्सिडरी का नाम क्या है? सब्सिडरी का नाम है X और ये एक रेगुलर कंपनी है. समझ में आ रहा है क्या? बोल रहा है नॉन फाइनेंस कंपनी, मतलब ये फाइनेंस कंपनी नहीं है, मतलब ये रेगुलर कंपनी है. राइट, और इसको इंड एस एप्लीकेबल हो गया है. इसको क्या हो गया है? इंड एस एप्लीकेबल हो गया. कब से? 2017-18 से. ये कंडीशन बोल रहा है, ये उसने दे दिया है. राइट, प्लीज बताइए बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग द पेरेंट ऑफ X क्या Y को एप्लीकेबल रहेगा? क्यों? वो एनबीएफसी है, उसका क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा. राइट, अगर एनबीएफसी अपना पेरेंट या सब्सिडरी है तो चेक क्राइटेरिया फॉर एनबीएफसी. एनबीएफसी क्राइटेरिया क्या था? 1418 एंड 1419. क्या ये पॉइंट क्लियर है? राइट, 1418 एंड 1419 ये उसका क्राइटेरिया था. तो हम इसका क्राइटेरिया चेक करेंगे ना. अगर इसका नेटवर्क, अच्छा एनबीएफ वो Y बोल रहा है सर मुझे एक काम करो ना, मुझे वॉलंटरी में ले लो.
नहीं लेंगे, उसको बोलेंगे तेरा तेरा वॉलंटरी थोड़ी चलता है, तू रेगुलर कंपनी नहीं है, राइट। वॉलंटरी सिर्फ रेगुलर कंपनी चलता है, बैंक इंश्योरेंस और एनबीएफसी को नहीं चलता है। क्या पॉइंट क्लियर है? मतलब 2017-18 में अगर वो एनबीएफसी है तो उसका नेटवर्थ चेक किया जाएगा। हाँ, क्या नेटवर्थ चेक किया जाएगा 17-18 में? पक्का किया जाएगा, लेकिन उसका एप्लीकेबल रहेगा क्या? नहीं, एप्लीकेबल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इसको एप्लीकेबिलिटी कब चेक कब होगी? 1418 से। तो इसका नेटवर्थ जरूर चेक किया जाएगा, कब से? 31 मार्च 16, 31 मार्च 17 एंड 31 मार्च 18, इन तीनों ईयर्स में उसका नेटवर्थ चेक किया जाएगा। और फाइनली अगर इन तीनों में से उसने कितना क्रॉस कर दिया तो 500 करोड़, तो ये एप्लीकेबल रहेगा कब से? 1418 से। बराबर है क्या ये? यस। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिलहाल उन्होंने जो दिया अपन ने यहां लिख दिया, राइट। आगे, कंपनी वाई इज एन अनलिस्टेड एनबीएफसी। अनलिस्टेड बोल दिया उसने, अनलिस्टेड बोल दिया तो अपने पास दो कंडीशन है, या तो तुम 500 करोड़ करो तो 1418 में आ जाओगे, अगर तुम्हारा 250 से ऊपर है तो तुम 1419 में आ जाओगे, अगर 250 भी नहीं है तो बैठे रहो, फिर तुम्हारे को इंडिया से एप्लीकेबल नहीं है तो मॉनिटरी भी नहीं कर सकते, राइट। कंपनी हैविंग नेटवर्थ ऑफ 400 करोड़, कितना है? 400 करोड़, राइट। What will be the date of applicability of Ind AS of company X and company Y? प्लीज बताइए, अगर ये 400 करोड़ लेके बैठा है, 400 करोड़ कौन सा ईयर में लेके बैठा है वो? 17-18 की बात कर रहा है, राइट। क्या मैं इसका 31 मार्च 16, 31 मार्च 17 और 31 मार्च 18 इन तीनों में नेटवर्क चेक करने वाला था? इन तीनों में, राइट। और अगर इन तीनों में से कभी भी अगर उसने ऊपर कर दिया तो हम क्या करेंगे? उसको एप्लीकेबल कर देंगे, राइट। अब उसने उसका नेटवर्थ कितना दे रहा है वो? 400। प्लीज बताइए 400 करोड़ पे कौन से फेज में आ जाओगे आप? फेज 2, क्योंकि 500 करोड़ की कंडीशन थी और अनलिस्टेड के लिए 250 से ऊपर हो गया तो आप फेज 2 में आ जाओगे, राइट। आगे, इफ Ind AS applicability date for parent company is different from the applicability date of corporate subsidiary, then how will consolidated financial statements be prepared? अगर आप देखोगे थोड़ी देर पहले मैंने आपको डायग्राम बना के भी दिया है, राइट। अब जल्दी ले बता दो मुझे अच्छे से, अपनी डायग्राम बनाया था अभी। प्लीज बताओ एनबीएफसी को एप्लीकेबल कब हुआ? 1418 से या 1419 से? क्यों 1419? क्योंकि ये अनलिस्टेड है और इसका नेटवर्थ कितना बोल रहा है वो? 400 करोड़ है। तो ये कौन से फेज में आ गया? फेज 2 में आ गया। और फेज 2 की वजह से इसका डेट क्या हो गया? 14/2019। मतलब कहने से 2019-20 में ये फर्स्ट टाइम इंड AS अप्लाई करेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है, राइट। अब डेटा समझेंगे अच्छे से। 2017-18, 18-19 और 19-20, राइट। ये Y है और ये X है, ये अपनी एनबीएफसी है, राइट। क्या इसने इंड AS फॉलो किया? यस, ये तो हर साल इंड AS फॉलो कर रहा है, बराबर। और ये क्या फॉलो करेगा? AS और फर्स्ट टाइम कब अप्लाई करेगा? 1920 में, बराबर है क्या? अब बताओ कंसोलिडेशन पर्पस के लिए, कंसोलिडेशन फॉर CFS पर्पस, ये तो SFS हो गया, राइट। फॉर CFS पर्पस डेटा कैसे बनेगा? AS के हिसाब से, AS के हिसाब से, बिकॉज अगर मेरा स्टैंडअलोन AS है तो मेरा CFS भी AS है, एंड देयरफॉर ये जो कंपनी है ये डेटा कैसे भेजेगी? एज पर AS। कंपनी विल सेंड द डेटा, ऑल दो खुद इंड AS बनाओ लेकिन तुमको डेटा AS के हिसाब से बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा पेरेंट जो है वो अकाउंटिंग स्टैंड फॉलो कर रहा है। क्या ये पॉइंट क्लियर है सब? ये मैंने स्टार्ट आज के सेशन में सबसे पहले ये बना के दिया आपको, समझ में आ रहा है? सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। अब मुझे बताओ ये पूरे 8 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई क्या अपने को? नहीं, क्योंकि अपन ने अच्छे से पहले एनालाइज कर लिया था कि क्या क्या था, अपने डायग्राम बना लिए थे, सब चीजें पढ़ चुके थे, राइट। ओके, अब एक लास्ट पॉइंट, सॉरी आपके बुक्स में क्वेश्चन नंबर 9 ये वाला है, राइट। एक क्वेश्चन वो दूसरे चैप्टर के बाद कवर होगा इसलिए मैंने वो आपको भेजा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छे से पढ़ो क्या बोल रहा है। Which entities are required to prepare their financial statements mandatorily on the basis of Indian accounting standards? मैंडेटरी बोला है, कौन सी कंपनीज को लगेगा? चलो बोलना शुरू करो। कैन आई से ऑल लिस्टेड कंपनीज, बराबर, हैविंग नेटवर्थ ऑफ, लिस्टेड कंपनी की नेटवर्थ है ही नहीं, समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, ऑल unlisted companies having net worth greater than equal to 250, all listed NBFCs, बराबर है क्या? all unlisted NBFC having net worth of greater than equal to 250 crores, बराबर है क्या? और कुछ है क्या? all mutual funds, बराबर है क्या?
यही पॉइंट क्लियर है, बस ये 4 मार्क का क्वेश्चन था, आपको ये लिखना था सिर्फ, विच हैव मैंडेटरीली, मैंडेटरी करना ही पड़ेगा, तो ये कंडीशन है मैंडेटरी। वॉलंटरी किसके लिए था? वॉलंटरी किसके लिए था? सिर्फ नॉर्मल कंपनीज के लिए, राइट। मतलब अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो, आप मतलब वॉलंटरी में आ सकते हो, लेकिन एनबीएफसी को वॉलंटरी नहीं था। चलो पॉइंट समझ में आया क्या सबको अच्छे से एकदम? तो ये पहला चैप्टर जो था अपना एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एएस, ये समझ में आ गया, किसको बेसिकली अप्लाई होगा, ये अपन ने चीजें समझना शुरू कर दी, राइट। यहाँ तक अब माइंड में कोई भी क्वेरी है क्या? मेरे ख्याल से डायग्राम वाइज सब एकदम क्लियर हो गया अभी, राइट। ओके, अब मैं थोड़ी और बात करना चाहूंगा, जो इस चैप्टर में आपको एक और चीज है, वो है शेड्यूल 3। याद आ रहा है क्या शेड्यूल 3 है? इन स्टार्टिंग बहुत परेशान किया था इसने, लेकिन बाद में अपने को फॉर्मेट समझ में आ गया था। क्या रहता है शेड्यूल 3? याद आ रहा है क्या शेड्यूल 3 क्या था? इट प्रिस्क्राइब द फॉर्मेट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपकी बैलेंस शीट और पीएनएल का फॉर्मेट देता था ये, राइट। तो शेड्यूल 3 पढ़ा तो था अपन ने, किसको इसको अच्छे से याद है? सर आप बोलो तो हम बैलेंस शीट बना देंगे, टैली करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है, फॉर्मेट बना के देंगे। याद है क्या फॉर्मेट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स याद है क्या किसी को फॉर्मेट? फॉर्मेट याद है, चलो अच्छी बात है। तो मैं थोड़ा सा फॉर्मेट याद दिलाना चाहूंगा। तो सबसे पहले आप समझ लो कि इस चैप्टर में शेड्यूल 3 में क्या है। तो शेड्यूल 3 में डिवीजन 2 है। तो आप बोलोगे सर ये नहीं पढ़ा था हमने, ये इंटर में नहीं था अपने को। मैं खुद बोल रहा हूँ इंटर में नहीं था, डिवीजन 2 नहीं था, डिवीजन 1 था। तो आप बोलोगे सर डिवीजन 1 भी आपने जिक्र नहीं किया था, आपने सिर्फ शेड्यूल 3 बताया था, राइट। शेड्यूल 3 बताया था, इंटर में सब शेड्यूल 3 वर्ड यूज करते हैं, तो अपन ने डिवीजन 1 डिवीजन 2 तो यूज ही नहीं किया था। बेसिकली क्या था, तो शेड्यूल 3 में आपको समझ में आना चाहिए कि 2 डिवीजन होते हैं। वो टाइम पे जरूरी नहीं था ना, वो टाइम पे पहले शेड्यूल 3 में अटके हुए रहते थे, और क्या पढ़ेंगे अपन, राइट। पहले ही अपन शेड्यूल 3 का फॉर्मेट पहले वो बड़ा फॉर्मेट देख के हम डर जाते थे, तो इसलिए तब बताया नहीं जाता डिवीजन 1 डिवीजन 2। तब बोलेंगे सर उसमें भी 2 डिवीजन है, तो फिर परेशान हो जाएंगे हम। लेकिन अब समझ में आएगा। तो ये डिवीजन ए था या फिर डिवीजन 1 था, और एक डिवीजन 2 था। डिवीजन 1 ने कहा कि जो एएस वाले हैं इधर आ जाओ, उनके लिए अलग फॉर्मेट है, और जो इंड एएस वाले हैं वो डिवीजन 2 में चले जाओ। समझ में आ रहा है क्या? जो डिवीजन 1 में है वो एएस फॉलो करो, हम तो एएस ही फॉलो करते हैं। इंटरमीडिएट में अपन ने कहा इंड एएस पढ़ा था, अपन ने एएस पढ़ा था, राइट। तो अपन डिवीजन 1 फॉलो कर रहे थे, इसलिए अपन ने ज्यादा बात नहीं की थी उसके ऊपर, लेकिन अब बात करनी पड़ेगी। अच्छा, अब किसकी दोनों बात करनी पड़ेगी कि नहीं? अपने को डिवीजन 2 की बात करनी पड़ेगी, राइट। तो फर्क है क्या? वो थोड़े से चेंजेस हैं, थोड़े थोड़े, राइट। क्यों थोड़े थोड़े चेंजेस लाने की जरूरत पड़ी? तो पहले तो उन्होंने बैलेंस शीट में चेंज किया। मैं कंपनी की बैलेंस शीट देखते से जैसे ही मेरे सामने है ना, ये इंड एएस वाला है, ऐसे बोल सकता हूं। कुछ फर्क है क्या दोनों में? द आंसर इज यस। प्लीज बताओ इसका बैलेंस शीट कैसे स्टार्ट होता था? क्या लिखते थे? पहला आइटम क्या लिखते थे बैलेंस शीट में? बताओ। शेयरहोल्डर्स फंड्स, शेयरहोल्डर्स फंड्स में शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, फिर एनसीएल, सीएल। एनसीएल क्या था? नॉन करंट लायबिलिटी, फिर सीएल था करंट लायबिलिटी। अब मैं उसके इंडिविजुअल पार्ट्स में नहीं जा रहा हूं, राइट। और फिर हम नीचे लिखते थे एसेट्स। इंडियस ने बोला अपन उल्टा करेंगे, ऊपर ही एसेट्स डाल देंगे पहले, खत्म। जैसे बैलेंस शीट आ गई, ये इंडियस वाला है। समझ में आ रहा है क्या? ये इंडियस वाला है। तो यहाँ पे उसने डिवीजन 2 फॉलो किया होगा। दैट मींस अगर आप देखोगे तो बैलेंस शीट में बहुत ज्यादा चेंजेस आए नहीं है, थोड़े से चेंजेस हैं, वो चेंजेस की बात कर लेंगे। तो मैं पहले आपको एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे रहा हूं, डिवीजन 1 में क्या हुआ। तो अपन बैलेंस शीट कैसे बनाते थे? बैलेंस शीट कैसे बनाते थे? तो बैलेंस शीट में सबसे पहला हेड रहता था क्या? शेयर होल्डर्स फंड्स, या फिर इसको मैं क्लियर, पहले अपन लिखते थे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। क्या लिखते थे? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। और फिर अपन लिखते थे पहला हेड शेयर होल्डर्स फंड्स, बराबर है क्या? शेयर होल्डर्स फंड्स। और शेयर होल्डर्स फंड्स में 2 पार्ट्स आते थे अपने, कौन से? एक था शेयर कैपिटल और दूसरा है रिजर्व्स एंड सरप्लस, बराबर है क्या? ये 2 पार्ट्स आते थे, राइट। ओके, ये शेयर कैपिटल में 2 पार्ट्स आते थे, कौन से? एक था इक्विटी और एक था प्रेफरेंस। लिखते थे ना अपन, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बराबर। ओके, सेकंड पॉइंट क्या लिखते थे? एनसीएल। और थर्ड पॉइंट क्या लिखते थे? सीएल। अब मैं इनके इंडिविजुअल आइटम्स में नहीं जा रहा हूँ, किसी का डिबेंचर आएगा, लॉन्ग टर्म आएंगे, करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ओवरड्राफ्ट, वो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली उसके बाद मैं क्या करते, इसको टैली कर लेते थे। ये सबसे फेवरेट काम रहता था अपना, इसको टैली कर लेंगे। टैली हो गया तो एक सुकून वाली जिंदगी अपने को लगता था कि हाँ सर टैली कर दिया अपन ने। उसके बाद अपन एसेट्स की बात करते हैं। एसेट में 2 ही पार्ट्स थे, एनसीए, व्हाट इज एनसीए? नॉन करंट एसेट, और सीए करंट एसेट। टैली हो गया, 10 मार्क अपने, ऐसा करके आ जाते हैं, राइट। अब मैं इसके इंडिविजुअल पार्ट्स में नहीं गया क्योंकि ये अपने को पढ़ना नहीं है, मुझे डिफरेंस समझाना है बेसिकली, राइट। और मैं अभी कोई बैलेंस शीट बना नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको फॉर्मेट देना चाहता हूँ। बिकॉज जितने भी हम आगे इंडेक्स पढ़ने वाले हैं, राइट, वो बैलेंस शीट में कहाँ आएंगे ये बैक ऑफ द माइंड रहना चाहिए। तो ये चीज़ हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं, राइट। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझ में आ गया कि सबको? ओके। तो इसने डिवीजन 2 में जो इंड एएस फॉलो कर रहे हैं उसके लिए बैलेंस शीट कैसे आएगी? तो उसने बोल दिया भाई एक काम करो, तुम्हें ना सबसे पहले एसेट्स ही लिखो। हम स्टार्टिंग उल्टा करेंगे, हम एसेट से स्टार्ट करेंगे
और इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, एनसीए देन सीए, सिंपल टैली। समझ में आ रहा है क्या? ये पहला डिफरेंस। उसके बाद उसने क्या बोल दिया, यहां पे इक्विटी एंड लायबिलिटी देखो, और उसने फर्स्ट पॉइंट चेंज कर दिया। उसने बोला सर मैं यहां पे ना इक्विटी लिखूंगा, इक्विटी, और सेकेंड पॉइंट लिखूंगा अदर इक्विटी। प्रेफरेंस को हटा दिया, प्रेफरेंस का नाम ही नहीं है। बोलोगे सर हमने तो सीखा है प्रेफरेंस कैपिटल आता है, हाँ, लेकिन प्रेफरेंस को अपन यहां नहीं पढ़ेंगे। प्रेफरेंस के लिए एक दूसरा टर्म है, दूसरा इंड एस है, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और वो बड़ा चैप्टर वाला है। आपको याद है मैंने कल जब स्टार्ट किया था, मैंने आपको 6 चैप्टर से 12 इंड एस है, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में तीन इंड एस है, तो उसके अंदर पढ़ना है प्रेफरेंस कहां चला गया, तो प्रेफरेंस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी बात नहीं करेंगे, अभी बात करेंगे तो फिर वो इधर उधर चला जाएगा अपने सिलेबस, राइट। तो फिलहाल अपन बात करेंगे यहां पे क्या आता है, यहां पे सिर्फ इक्विटी और अदर इक्विटी आता है, राइट। बाकी सेम है, बाकी सेम है, एनसीएल देन सीएल। तो मैंने किसको गायब कर दिया यहां से, प्रेफरेंस को गायब कर दिया, और रिजर्व एंड सरप्लस की जगह नाम किसको दे दिया, अदर इक्विटी। क्या ये सेम है, क्या ये सेम है, रिजर्व सरप्लस लिखा, यहां पे अदर इक्विटी लिखा, तो अदर इक्विटी इज अ ब्रॉडर टर्म। मतलब रिजर्व सरप्लस एक छोटा सा पार्ट है उसका, अदर इक्विटी में बहुत कुछ आता है। मतलब अगर आप, मतलब बीइंग फर्स्ट स्टार्टिंग डेज, मैं इसका फॉर्मेट नहीं सामने ला रहा हूं, नहीं तो इसका फॉर्मेट ना ऐसा बहुत बड़ा फॉर्मेट है, ऐसा ऐसे इतने सारे कॉलम्स हैं, ऐसे ऐसे कॉलम्स हैं, और फिर ऐसे ये इधर भी हेडिंग्स है, इतना बड़ा फॉर्मेट है किसका, अदर इक्विटी का। तो अदर इक्विटी डराना नहीं है, बहुत कुछ है, लेकिन ये एक साथ नहीं पढ़ सकता। ये हर इंड एएस आपको वापस अदर इक्विटी पे लेके आएगा। ऑलमोस्ट एवरी इंड एएस विल टेक यू टू द अदर इक्विटी, राइट। और फिर वो बताएगा ये कॉलम मैंने क्यों बनाया, ये कॉलम क्यों बनाया। सो बेसिकली जब तक हम सारे इंड एएस पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे तो वापस इस पे आ जाएंगे, राइट। तो इसलिए मैं अभी ओपन नहीं कर रहा हूं इसको, बेसिकली मैं डराना नहीं चाहता और कुछ नहीं। ओके, तो यहां पे अदर इक्विटी। अब मुझे बताओ क्या अपन इसके नोट्स बनाते थे, पीपी, टेंजिबल, इंटेंजिबल नोट्स बनाते थे ना, तो बेसिकली ये किस में आते थे, ये नोट्स में आते थे, राइट। नोट्स बनाता था ना इसके, अपन नोट्स टू अकाउंट्स जिसको हम बोलते थे, क्या इसके लिए भी नोट्स टू अकाउंट्स बनते थे, यस। तो चेंज किया हुआ, क्या इन सबके लिए नोट्स टू अकाउंट्स बनते थे, यस। तो इसने बोल दिया कि सर इक्विटी और अदर इक्विटी नोट नहीं बनेगा, ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत ज्यादा चीज है, तो इसके लिए आप नोट में काम नहीं होगा, इसके लिए आप क्या करो, अलग से स्टेटमेंट बनाओ, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। शॉर्ट में हम इसको एसओसी भी बोल सकते हैं, या फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस बोल दो, काफी है उतना। क्या ये पॉइंट समझ में आया? तो जल्दी बताओ, डिवीजन 2 ने डिफरेंशिएट क्या अलग किया, इंड एस के लिए क्या अलग किया, तो दो चीजें अलग की। पहला तो उसने बोल दिया सर एसेट ऊपर करो, लाइबिलिटी नीचे कर दो, पहला डिफरेंस, राइट। और उसने बोल दिया कि सर जो इक्विटी रहता था ना, उसको अपन रिजर्व एंड सरप्लस नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, इक्विटी एंड अदर इक्विटी। तीसरा डिफरेंस, बाकी सबके लिए नोट्स है, इनके लिए स्टेटमेंट है। इनके लिए क्या है, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट किस चीज का, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? बैलेंस शीट समझ में आया क्या सबको? बैलेंस शीट में डिफरेंस समझ में आया? यस, जल्दी से कॉपी करेंगे, वहां पे लिखेंगे शेड्यूल 3 डिवीजन 2, शेड्यूल 3 डिवीजन 2, डिवीजन 1 इज फॉर एएस, डिवीजन 2 इज फॉर इंड एएस, डिवीजन 1 इज फॉर एएस एंड डिवीजन 2 इज फॉर इंड एएस। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला था कि आपको नोट्स में काम नहीं चलेगा, और नया पॉइंट आ रहा अदर इक्विटी।
डन। अच्छा पीएनएल याद है क्या आपको? शेड्यूल 3 का पीएनएल, शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट बनाया था ना अपन ने। पीएनएल सर इनकम साइड याद आता है, एक्सपेंस का थोड़ा प्रॉब्लम है। इनकम सबसे इजी था ना, दो ही तो आइटम थे। कौन से दो आइटम्स थे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम, दो ही आइटम थे। आज भी वही दो आइटम है, राइट। तो क्या पीएनएल भी चेंज हुआ है? मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन पीएनएल थोड़ा बड़ा हो गया है। पीएनएल चेंज नहीं हुआ है, पीएनएल आज भी वैसे ही है। कैसे? देखो तो एक बार, याद है क्या क्या याद है? देखो पीएनएल कैसे बनाते थे अपन, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल पहले बनाते थे हम इनकम साइड, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, आरएफओ, बराबर है क्या? चलो पूरा लिख देता हूँ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बराबर। और दूसरा क्या लिखते थे अपन? अदर इनकम। एकदम सही है, सही है। और फिर अपन क्या करते थे, मस्त एकदम टोटल कर लेते थे यहाँ पे। उसके बाद अपन एक्सपेंस लिखते थे। एक्सपेंस में कौन से आते थे बेटा? पहला आता था आरएमसी। व्हाट इज आरएमसी? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम। उसके बाद क्या लिखते थे? परचेस। उसके बाद चेंजेस इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री, बराबर है क्या? विच इज नथिंग बट ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, बराबर। ओके, उसके बाद चार आइटम्स और आते हैं, डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन, फाइनेंस चार्ज, बराबर, फाइनेंस कॉस्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट, सैलरी वगैरह जिसको देते थे, और अदर एक्सपेंस, और अदर एक्सपेंस। क्या ही पॉइंट क्लियर है? और फिर हम करते थे बी का टोटल, बराबर है क्या? और फिर ए माइनस बी करते थे प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। क्या ये आज भी सेम है? आंसर है सेम है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब यहाँ पे अगर आप पीएनएल देखोगे, पीएनएल सब कुछ सेम आ गया। क्या क्या आ गया? पहला इनकम आ गया, दूसरा एक्सपेंस आ गया, और इनकम माइनस एक्सपेंस इज प्रॉफिट, सिंपल, बराबर। क्या आज भी ऐसे करना है? बिल्कुल यस। उसके बाद अपन क्या करते थे यहाँ पे, अगर कुछ एक्सेप्शनल आइटम रहता था, एस बोलता था एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम, एन एक्सेप्शनल, ये बोलता है एक्स्ट्रॉर्डनरी कुछ नहीं है, सिर्फ एक्सेप्शनल आइटम है। अगर कुछ एक्सेप्शनल आइटम रहता है तो अभी एक्सेप्शनल क्या रहता है अपन आगे बाद में बात करेंगे, अपन सिर्फ फॉर्मेट पे ध्यान देंगे फिलहाल, राइट। एक्सेप्शनल आइटम बिफोर एक्सेप्शनल और आफ्टर एक्सेप्शनल, तो फिर क्या आ जाएगा अपने को? प्रॉफिट आफ्टर एक्सेप्शनल, आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम। इसके बाद टैक्स माइनस करेंगे अपन, तो कहने से इसको पैट बोलते हैं अपन, इसको क्या बोलते हैं? पैट। फाइनली यहां तक पहुंच गए अपन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या ही पॉइंट क्लियर है? देखा जाए तो पहले भी आपने इतना ही पढ़ा था। हाँ, मैं बोल सकता हूँ शायद ये आइटम अपन इग्नोर करते थे। क्या करते थे? प्रॉफिट में सीधा टैक्स माइनस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखते थे। क्या यहाँ तक पॉइंट क्लियर है सबको? राइट, इतना सबने बनाया हुआ है। और अगर नहीं भी बनाया, टेंशन नहीं लेना, अपन जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेंगे तो मैं फिर से एक बार पूरा फॉर्मेट वापस पूरा रिकॉल करवाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ से आगे की बात करना चाहता था, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे इसके आगे की बात करने में। इतना कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं आपको कहीं और लेके जाता हूँ और कुछ चीजें पूछता हूँ, मुझे उसका आंसर चाहिए। लेट्स से सिया ने इन द ईयर 2002 एक लैंड परचेस किया, एक लैंड परचेस किया। सिया की एक खुद की कंपनी है, सिया लिमिटेड। 2002 में उसने एक लैंड परचेस किया, लेट्स से 15 लाख रुपीस। एंट्री के पास किया, जल्दी बताओ। एक नॉर्मल लैंड परचेस करने की एंट्री सबको आती है। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, दैट इज बैंक अकाउंट। कितने की? 15 लाख रुपए की। सही है क्या ये? 15 लाख, ओके। 2024 में सोल्ड द लैंड फॉर ₹5 करोड़, 5 करोड़। इतना टाइम हो गया ना, 22 साल रखा उसने, 22 साल में उसके बाद उसने बेच दिया, प्रॉफिट होगा, राइट। नॉर्मल एंट्री बता दो, एक नॉर्मल एंट्री बता दो बेचने की। पैसा आ रहा है, लैंड जा रहा है, एंट्री बोलो। तो आप बोलोगे सर पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा कितना आ रहा है? 5 करोड़। तो लिखेंगे टू लैंड 5 करोड़। मेरे बुक्स में लैंड कितना दिख रहा है? 15 लाख पे दिख रहा है, 0.15 करोड़, बराबर है क्या? 15 करोड़, 15 लाख। टू प्रॉफिट हुआ क्या? टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, बराबर है क्या? कितना? 4.85 करोड़। और अगर मैं इसको पीएनएल में लिख दूं तो अचानक से, अचानक एकदम ऑल ऑफ अ सडन, जो 22 साल में नहीं हुआ वो अचानक इस साल हो गया मेरा प्रॉफिट 4.85 ऊपर, बराबर। सीएल लिमिटेड का टर्नओवर ही 2 करोड़ है साल का, साल का 2 करोड़ टर्नओवर पे वो 4.85। सोचो ना, मेरा प्रॉफिट, मेरा मतलब मेरा ग्राफ देखोगे 2022 में इतना प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट, इतना, अचानक से ऐसा आ गया प्रॉफिट। समझ में आ रहा है क्या? तो कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। और मुझे एक बात बताओ,
सच्ची में मैंने 4.85 इसी साल कमाया क्या? नहीं, ओवर द पीरियड कमाया, ओवर द पीरियड, राइट। कहना है सही मैंने ये 22 साल में कमाया, 22 साल में। मैं ऐसा नहीं बोल सकता ना यहाँ पे कि सर ये 4.85 इस साल का प्रॉफिट है, तो देखा जाए तो ये अकाउंटिंग थोड़ी गड़बड़ हो रही है, बराबर ना। इसलिए इंडियस ने क्या बोला, क्या करो, इंडियस ने बोला कि आप एक काम करो ना, इसको हर साल रिवैल्यू किया करो ना, हर साल इसको रिवैल्यू किया करो। अब आप बोलोगे सर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है रिवैल्यूएशन के बारे में, अपने एस 10 में पढ़ा था पीपी में, राइट। तो इंड एस 116 सॉरी ओनली 6 पीपी ये बोलता है आप कॉस्ट और फेयर वैल्यू जो फॉलो करना है करो। मतलब देखा जाए तो आप कॉस्ट की जगह फेयर वैल्यू फॉलो करो, ऐसा वो बोलना चाहता है, राइट। तो हम बात करते हैं वापस से 2002 पे आ जाता है। 2002 में क्या किया था उसने, प्लीज बताइए। 2002 में क्या किया था, जल्दी बताओ। उसने परचेस किया था लैंड, कितने में परचेस किया था? 15 लाख में। एंट्री बोलो क्या होगी, तो आप बोलोगे सर लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक, बराबर है क्या ये? यस, लैंड अकाउंट डेबिट टू। 2003 में 2003 में इसकी फेयर वैल्यू हो गई 24 लाख। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो उसको कॉस्ट पे रहना तो मतलब एंट्री मत करो, या फिर इसकी वैल्यू बढ़ाओ। क्या मैं रिवैल्यूएशन कर सकता हूं? यस। तो प्लीज बताइए लैंड कितने से बढ़ाना है, तो आप बोलोगे सर 9 लाख से। कैसे? 15 लाख से 24 पे आ गए ना अपन, राइट। तो क्या 9 लाख की वैल्यू बढ़ेगी? यस। अगर 9 लाख की वैल्यू बढ़ी है तो प्लीज बताइए 9 लाख और बढ़ाने के लिए लैंड को क्या करना पड़ेगा? लैंड हैज व्हिच बैलेंस? डेबिट। और बढ़ाने के लिए और डेबिट करना पड़ेगा। एंट्री क्या हो जाएगी? लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, इसको हम बोलते हैं रिवैल्यूएशन गेन अकाउंट या रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अकाउंट, राइट। या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना हो गया ये? 9 लाख, बराबर है क्या ये? बराबर है क्या? ओके। 2004 में इसकी फेयर वैल्यू हो गई 29 लाख। कितने से बढ़ गया? और 5 लाख से, और 5 बढ़ा ना, तो क्या फिर से ये सेम एंट्री करेंगे? यस। अभी तो इतने होशियार हो गए आपकी, इतनी ये एंट्री आती है अपने को। रिवैल्यूएशन गेन अकाउंट कितना? 5 लाख, बराबर है। अब देखो ट्विस्ट, 2005 में सिया ने बेच दिया, सिया सोल्ड द लैंड फॉर ₹32 लाख। चलो जल्दी जल्दी बताओ, एक एंट्री क्या रहेगी बेचने की एंट्री? बैंक पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है? 32। मेरे बुक्स में लैंड कितना दिख रहा है? 29 पे दिख रहा है, बराबर। और प्रॉफिट कितना आया? प्रॉफिट कितना आया? 3 लाख, बराबर है क्या? अब अच्छे समझने की कोशिश करना, ये जो रिवैल्यूएशन था कमाया मैंने, ये रियलाइज था या अनरियलाइज था? तो ये तो अनरियलाइज था, बराबर है ना। ये क्या था? अनरियलाइज गेन था। ये जो 5 लाख था ये रियलाइज था या अनरियलाइज था? ये भी अनरियलाइज था, बराबर है क्या ये? एंड ये जो 3 लाख था ये क्या था? ये रियलाइज था, बराबर है क्या? ओके। अब जल्दी बताओ रियलाइज्ड गेन क्या मैं पीएनएल क्रेडिट लिख सकता हूं, यस और नो? रियलाइज के लिए पीएनएल, इसके लिए जगह बनी हुई है अदर इनकम, याद रहे कि अदर इनकम। प्रॉब्लम उसके ऊपर वाले से, प्रॉब्लम इसके ऊपर वाले से, अनरियलाइज्ड है, राइट। अनरियलाइज्ड आइडली आप सोचो आपने कहां कहां लिखा था, तो आप बोलोगे सर हमने इसको लिखा था रिवैल्यूएशन रिजर्व में, रिजर्व सरप्लस में, राइट। हमने वहीं लिखा था ना। आइडली अगर आप एंट्री भी याद करोगे तो आप एंट्री करते लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट, तो आपने ये 14 लाख रुपए कहां लिख के रखा था? रिवैल्यूएशन रिजर्व अंडर रिजर्व एंड सरप्लस, बराबर है। लेकिन इंड एस ने कुछ और बोला। इंड एस ने बोला सर हम इनको ना एक स्पेशल जगह देंगे, पीएनएल में देंगे, पीएनएल में। तो बोलोगे सर पीएनएल में कैसे, ये तो अनरियलाइज्ड है। तो हमने उसको बोला हाँ अनरियलाइज्ड ही देंगे, इसको हम नाम देंगे OCI। ये कुछ नया नाम आ गया, OCI। व्हाट इज दिस नया नेम? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इंड एस ने कहा कि हम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को अलग से हेड देंगे पीएनएल के अंदर, और वो इंडिकेट करेगा आपकी अनरियलाइज्ड इनकम। तो ये तो इजी हो गया यार मेरे लिए। मतलब अगर आप शेयर होल्डर हो और मेरी बैलेंस शीट स्टडी कर रहे हो, अगर मैं आपको मेरा पीएनएल का प्रॉफिट दूं और ओसीआई दूं, विल इट बी इजी टू एनालाइज कि कौन सा कमाया है और कौन सा अनरियलाइज्ड है? आंसर इज यस। आप बोलोगे सर ओसीआई तो अनरियलाइज्ड था ना, मैं बोलूंगा हाँ अनरियलाइज्ड था, बिल्कुल सही है, राइट। तो क्या आप इजीली बाइफरकेट कर पाओगे, यस और नो? यस। तो इंस्टीट्यूट ने यही कहा, या फिर इंड एस ने आपको क्या कहा कि हम क्या करेंगे आज से आगे जो आपने पीएनएल सीखा था वही है, लेकिन इसके दो टुकड़े कर देंगे, एक पीएनएल जाएगा और एक
OCI जाएगा. सो बेसिकली दिस विल बी द फर्स्ट पार्ट एंड दिस विल बी द सेकंड पार्ट. तो आपने जो फर्स्ट पार्ट बनाया ना वो P&L है, वो P&L है. मतलब पैट तक बराबर था क्या? वैसे ही, यस वैसे ही था. पॉइंट नंबर 2 में अपन ने डाल दिया OCI. व्हाट इज OCI? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. OCI पहली बार नाम आया, क्या नाम है? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. और ये जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम था ये जनरली इंडिकेट करता है अनरियलाइज्ड गेन. क्या इंडिकेट करता है? अनरियलाइज्ड गेन. मतलब कहने से सारा जो भी अनरियलाइज्ड रहेगा सब कुछ यहां आएगा. आंसर इज नो. इंडेक्स ने बोला सारा नहीं लेना, कुछ कुछ अनरियलाइज्ड गेन आज भी P&L में जाएगा. अब ये कुछ ट्विस्ट आ गया कि सर अभी आपने बोल रहे हो अनरियलाइज्ड गेन यहां पर आना चाहिए, मैं बोल रहा हूं हाँ आना चाहिए, लेकिन नॉट ऑल. नॉट ऑल. तो फिर आप बोलोगे सर इधर कौन से वो बता दो जल्दी. लिस्ट सीखेंगे, इंड एएस में सीखेंगे. हर इंड एएस में कहीं ना कहीं मैं आपको वापस यहां पे लेके आऊंगा. राइट? इसलिए ये फॉर्मेट स्टार्टिंग में देना जरूरी है. इंड एएस स्टार्ट करने से पहले ये फॉर्मेट सीखना जरूरी है, बिकॉज आप लिंक कर पाओगे हाँ सर आपने बताया था कि यहां पर आएगा. राइट? ओके. तो नॉट ऑल बट फ्यू प्रिस्क्राइब बाय इंड एएस. समझ में आ रहा है? और इसका थर्ड पार्ट रहता है टीसीआई. गेस करने की कोशिश करोगे कि टीसीआई क्या रहता है? टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम विच इज द एडिशन ऑफ बोथ. कौन से? P&L प्लस OCI. समझ में आ रहा है क्या? जल्दी सिर्फ मुझे OCI का डेफिनेशन चाहिए. व्हाट इज OCI? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. What? Why is that created? To record the unrealized gain. Every unrealized gain? नहीं. Few which are specified by Ind AS. क्या ये पॉइंट क्लियर है? राइट? अब कौन से Ind AS में OCI में आना है ये मैं आपको लिंक करते जाऊंगा. सो बेसिकली आज हमने नया पार्ट सीखा कि P&L के दो बंटवारे हो गए. दो बंटवारे कौन से? एक P&L और एक OCI. व्हाट इज OCI? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ अनरियलाइज्ड गेन. सारे नहीं, कुछ वो कुछ Ind AS ने प्रिस्क्राइब किया. राइट? बस एक लास्ट पॉइंट. क्या ये रियलाइज गेन P&L में आ गया? राइट? सच्ची बताओ आपने सिर्फ 3 लाख कमाए क्या? आपने खरीदा कितना था? सच्ची बताओ. 15 लाख. 15 लाख की चीज कितने बेचे अपन ने? 32 में 17 लाख कमाया. आप तो सिर्फ 3 लाख बोल रहे हो, बाकी कहां गया? अब OCI क्या था? अनरियलाइज गेन. क्या आपने रियलाइज कर दिया? अब क्या करो? इतने सालों से आप इसको अनरियलाइज बोल रहे हो. समझ में आ रहा है क्या? लेकिन अभी अचानक से आपने रियलाइज कर दिया. लेकिन रियलाइज तो आप अगर देखा जाए तो 17 लाख कमाया मैंने. 17 लाख कैसे? 15 लाख की चीज मैंने 32 में बेचा, लेकिन आप सिर्फ 3 लाख रुपए प्रॉफिट बता रहे हो. सर बाकी 14 लाख का क्या? वो तो अपने अनरियलाइज बोल के रखा है. क्या ये रियलाइज हो गया है? यस. तो क्या इसको भी P&L में ट्रांसफर करना चाहिए? यस. लेकिन अभी नहीं करेंगे. इसको मैं कल तक सस्पेंस में डाल रहा हूं. राइट? ये सीखेंगे अपन इंड AS 16 में, विच इज PPE. वहां पे मैं ज्यादा क्वेश्चंस देके, मतलब ज्यादा अमाउंट देके ये आपको चीज समझने की कोशिश करूंगा. इसका क्या करना है विल बी लर्न्ड इन इंड AS 16. क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? क्लियर? मतलब अगर आपने अनरियलाइज्ड कुछ रखा है और बाद में रियलाइज करो तो रियलाइज वाला P&L में तुरंत डाल दो. अनरियलाइज का क्या करना है ये आपको इंड AS 16 बताएगा. क्या ये पॉइंट समझ में आया? राइट? जल्दी बताओ P&L के कितने 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 पार्ट्स आ गए? 2. कौन से? P&L जो अपने पहले सीखा था एंड OCI. व्हाट इज OCI फुल फॉर्म? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. व्हाट इज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम? अनरियलाइज्ड गेन. एवरी या फ्यू which are prescribed by Ind AS. राइट? जब भी आप सेल करोगे तो जो भी रियलाइज गेन रहेगा वो P&L में चला जाएगा, बट अनरियलाइज वाला जो पार्ट था वो हम Ind AS 16 में देखेंगे. क्या यहां तक पॉइंट समझ में आ गया? एकदम अच्छे से. राइट? ओके. मैं OCI के ऊपर थोड़ा और डिस्कशन करूंगा नेक्स्ट सेशन में. आज का सेशन समझ में आ गया? आज का होमवर्क वो जो अपन ने 9 क्वेश्चंस किए ना आज, वो सिर्फ रीड करना है अपने को. राइट? सिर्फ रीड करना, क्वेश्चन रीड करना, पहले वापस से एनालाइज करना खुद से, और बाद में उसका जो आंसर उन्होंने दिया है ना वो पढ़ लेना. वो आंसर में से 1-2 सेंटेंस भी आपने लिख दिए बहुत हो गया. और अगर कुछ भी याद नहीं आ रहा है, मैंने आपके माइंड में पूरा उसका रोड मैप डाल दिया, क्या करना है, कब से अप्लाई करना है. राइट? वो जो माइंड में है आपके सब कुछ लिख देना, आंसर मार्क्स मिलेंगे आपको. ठीक है? ओके. तो स्टॉप करते हैं इसको. कुछ क्वेरीज है तो पूछ सकते हैं आप लोग. यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ क्वेरी तो प्लीज बता दीजिए बेटा. आई गेस नहीं. ओके, स्टॉप करना है.